हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 512। और जिन लोगों ने भी बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो जाके, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था सभी लोग जूफेन के बारे में ही वहाँ पर बातें कर रहे थे। और वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े सेक्ट थे सभी लोग डीमन स्किमिंग सेक्ट की पावर को देखने के लिए आए थे वहाँ। और जूफेन ने जो कारनामा किया था वो सभी सेक्ट में फैल चुका था और सभी लोग बस देखना चाहते थे कि आखिरकार जूफेन है क्या और डीमन स्किमिंग सेक्ट क्या ही कर सकता है। और फिर हमें यन्मू को दिखाया जाता है जो कि वो किनक्यू से कहता है, देखो देखो आखिरकार कौन यहाँ पर आ चुका है, वेस्टर्न लैंड का बेस्ट टैलेंट। और क्या वेस्टर्न लैंड के बेस्ट टैलेंट को भी डर लगता है? और क्या तुम डर रहे हो कि तुम्हारा टाइटल वो लड़का छीन ना ले? और फिर जो वो किनक्यू होता है वो कहता है यन्मू से, मेरे लिए टाइटल का मतलब कुछ भी नहीं है, और अगर तुम भी इस टाइटल को चाहते हो तो तुम आ सकते हो और मुझसे ले सकते हो। और फिर जो यन्मू होता है वो कहता है, हाँ जरूर मैं ये कर सकता हूँ, तुम्हें बस एक बार बीट करना होगा और तुम ऐसे मत कहो कि जैसा कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और फिर जो वो किनक्यू होता है वो कहता है, मैं ज्यादातर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देता हूँ, और जो आज मेरे पास फेम है वो कल किसी और के पास हो सकती है, और क्या मुझे इसकी केयर करनी चाहिए? और वैसे भी नए लोग पुराने लोगों की जगह ले लेते हैं, और इस वर्ल्ड में कोई भी अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता, हर एक को अपनी पोजीशन छोड़नी ही होती है कभी ना कभी। और ये कहकर वो किनक्यू ग्रे कलर कपड़े पहने हुए बंदे की तरफ देखने लगता है जो कि उसके सामने ही खड़ा होता है। और जब यन्मू उस लड़की की तरफ देखता है तो उसका दिल बहुत जोरों जोरों से धड़कने लगता है, और उसे किसी रीजन की वजह से उसे उस लड़की से खतरा महसूस होने लगा था। और फिर जो यन्मू होता है वो कहता है, आखिरकार क्यों, आखिरकार मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और ये लड़का आखिरकार है कौन, और मैं इसको देख के इतना डर क्यों गया? और फिर जो वो आदमी होता है वो यन्मू की तरफ देखते हुए स्माइल करता है और कहता है, मेरा नाम ये लिंग है, और अगर कोई जूफेन का सामना कर सकता है वो सिर्फ मैं हूँ, और मेरे अलावा कोई भी नहीं कर सकता, और मैं ही हूँ जूफेन का वर्दी राइवल, और मेरे अलावा कोई भी वर्दी नहीं है जूफेन से लड़ने के लिए। और जब यन्मू उसकी बातें सुन रहा था तो उसकी बोन्स तक कांपने लगी थी, और उस आदमी की बातें सुनकर यन्मू के मुंह से कोई भी आवाज नहीं आ रही थी, वो बस शांति से खड़ा था और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। और इस समय यन्मू को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई भयानक बीस्ट छोटे मोटे बीस्ट को झुका देता है, वैसे ही यन्मू को भी लग रहा था कि यन्मू उसके सामने झुका हुआ है। और जो ये यन्मू की फीलिंग थी जब वो जूफेन से मिला था तब भी उसको ऐसा फील नहीं हुआ था, बट इस आदमी से मिलने के बाद इसे ऐसा फील हो रहा है। और उसका जो स्कल था मानो कि सुन्न पड़ गया हो, और यन्मू मानो कि इस समय एकदम शौक में चला गया हो, उसे कोई झटका लग गया हो। और यन्मू का दिल इसमें बहुत ज्यादा ही बेचैन हो चुका था, वो कुछ भी सोच समझ नहीं पा रहा था। और यन्मू बस इस टाइम पर ये सोच रहा था कि आखिरकार ये आदमी है कौन। और फिर तभी हमें स्टेज पे दिखाया जाता है जो जजिंग एल्डर होता है वो वहाँ पर आ चुका होता है, और उसकी प्रेजेंस से वहाँ पर एकदम सन्नाटा छा गया था। और फिर वो एक्सेल्ड के सामने झुकते हुए कहता है, प्लीज एक्सेल्ड, प्लीज आप सभी लोग अपनी अपनी सीट्स ले लीजिए। और फिर जो एक्सेल्ड होते हैं डबल ड्रैगन गैदरिंग के, वो लोग भी अपनी हाईएस्ट सीट्स पे अपीयर हो जाते हैं, और वहाँ पर जितनी भी क्राउड होती है वो सब भी उनके सामने झुकते हैं। और फिर जो बाय मी होता है वो अपने हाथ को वेव करते हुए कहता है, यहाँ पर कोई भी काइटिसी पीपल की जरूरत नहीं है, और क्या सभी पार्टिसिपेटिंग सेक्ट यहाँ पर आ चुके हैं? और तभी जो डीमन स्किमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट होते हैं वो लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं। और फिर जो जज होता है वो भी अपना सर हिलाता है और कहता है वो यहाँ पर आ चुके हैं। और जो दोनों सेक्ट के डिसिपल थे वो वहाँ पर चल रहे थे, और सबकी जो आंखें थी वो बस डीमन स्किमिंग सेक्ट की टीम के ऊपर थी। पर जो जूफेन था वो अभी तक स्टेज पर नहीं गया था। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो अपनी फिंगर को फ्लैश की स्पीड में उठाता है और फिर कहता है, काश कोई ऐसा होता जो मेरे बराबरी में खड़ा हो पाता, जो मुझे हरा पाता। और तभी जो सभी सेक्ट के डिसिपल्स थे वो सभी लोग गुस्से में जूफेन की तरफ देखने लगे थे, और दूसरी तरफ जो यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था इस चीज को। और फिर उनके सेक्ट का जो जाओ डेजू होता है वो कहता है, तुम ऐसी बातें आखिरकार कहाँ से करने के लिए लाते हो, और जो मेरा यूनिवर्सल राइटियस सेक्ट है वो तुम्हें कुचल देगा जहाँ पर तुम खड़े होगे, और तुम्हारे हर एक एक सेल को खत्म कर देगा। और भी जो सभी सेक्ट थे वो लोग भी इसकी बातों से सहमत थे। और फिर कोई कहता है, ये लड़का कुछ ज्यादा ही आउटरेजियस है, और इसे कुछ बोलने से पहले कुछ सोच समझ लेना चाहिए। और फिर तभी जो वो किनक्यू होता है वो हंसते हुए कहता है, ये लड़का वैसे भी लड़ने नहीं वाला है, पर तब भी वो ऐसे सब पर ताने मार रहा है, और ये चाहता है कि हर कोई वहां पर जाके उससे लड़े जाके। और यहाँ पर लिखा नहीं कि ये किसने बोला है, जैसा लिखा मैं वैसा ही बोल रहा हूँ। विटनेस द पीक एंड द पिनेकल मी गैदरिंग गीजर्स 3 by 3, द वाइन शैल बी एंडलेस एंड ऑल नाइट वी कुड रेवल। और अगर
अगर यहाँ पर कोई है मेरे लेवल का जो मेरा मुकाबला कर सकता हो तो मैं तैयार हूँ, और मैंने वाइन को भी सेट कर लिया है। तो फिर तुम लोग जल्दी जल्दी अपनी छोटी छोटी चीटियों को फेंको मेरे ऊपर, और अगर तुम्हें अपने साथ और भी लोगों को लेना है तो फिर तुम ले सकते हो, मैं तुम सभी को संभाल लूंगा। और ये जूफेन बोल रहा था। और फिर जो जेलिंग होता है जूफेन की लाइन को ट्रांसलेट करते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर यही तो इसका इंटेंट है। और फिर तभी जो वू किंग क्यू होता है वो हंसते हुए कहता है, हाँ मेरे लेवल पर कौन आ सकता है। और जूनियर ब्रदर स्टेज पर तब तक मत जाना जब तक कि कोई उसे चैलेंज ना दे दे। और फिर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है जो सभी सेक्ट के डिसिपल्स थे वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे, और जो मिडिल थ्री सेक्ट का ग्रेटेस्ट सेक्ट का बेस्ट डिसिपल वेंटाओ था वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था जूफेन की बातें सुनकर। और जो यनमू था वो भी जूफेन की तरफ देख रहा था, और उसने पहले ही मना कर दिया था क्योंकि वो जूफेन की पावर को देख चुका है और वो पहले ही लड़ चुका है जूफेन से, और वो जानता है कि जूफेन कितना पावरफुल है। और जो यनमू होता है वो कहता है उसके सामने मंच पर जाना तो आसान है पर उसके खिलाफ लड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और अगर इस टाइम पर वू किंग क्यू भी उसके सामने जाता है तो उसके लिए भी बिल्कुल आसान नहीं होगा, और ये समय उसके लिए भी बहुत ज्यादा हार्ड होगा। और जब वू किंग क्यू उसकी बात सुनता है वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो जाता है यनमू की बात सुनकर, और फिर वो यनमू से कहता है ये सब कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है, और जो इम्पोर्टेंट है वो ये बात है कि हमारे पास उससे लड़ने के लिए पहले ही कोई है। और जो वू किंग क्यू था वो एक स्माइल के साथ जेलिंग को देखने लगता है, और जो जेलिंग था उसको इससे कुछ भी मतलब नहीं था कौन क्या कह रहा है और कौन क्या हंस रहा है, बस उसकी आंखें सिर्फ जूफेन के ऊपर ही टिकी हुई थी। और फिर जो जूफेन था वो भी क्राउड की तरफ देखने लगता है किसी को सर्च करते हुए, मानो कि जूफेन क्राउड में किसी को ढूंढ रहा हो। और फिर फाइनली जूफेन और जेलिंग दोनों की ही आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं, और इस समय जो दोनों को फीलिंग्स महसूस हो रही थी वो एक पुराने दुश्मन की थी, और वो एक दूसरे को देख रहे थे मानो कि दो पुराने दुश्मन बहुत दिनों बाद मिले हों, और बस इस समय उनको एक दूसरे से फाइट करने की इच्छा थी। और फिर जो जेलिंग होता है वो कहता है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा सुपीरियर 3 सेट के स्टेज के ऊपर। और फिर जो जूफेन होता है वो भी अपने आईब्रोज को हिलाता है मानो कि जूफेन उसके क्वेश्चन का आंसर दे रहा हो, और जो जन्मू था वो भी ये सारी चीजें नोटिस कर रहा था। और फिर जो जन्मू होता है वो कहता है ये सिर्फ तभी होता है जब सिमिलर पावर वाले लोग आपस में मिलते हैं, और जन्मू जितना ही उन्हें देख रहा था उतना ही उसका दिल हैवी होता जा रहा था। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन्स थे वो लोग अंदर ही अंदर हंस रहे थे, और जो एक्साइल्ड होते हैं वो कहते हैं ये लड़का लगता है कि सेंग से भी ज्यादा आउटरेजियस है, और मैंने इस लड़के से कहा था कि तुम स्टेज पर मत जाना, पर अब देखो ये लड़का वहां पर जाकर सभी लोगों को धमका रहा है और सबको चिढ़ा रहा है जिससे कि दूसरे लोग इससे फाइट लड़े आके। और जो इसकी बातें हैं वो समझ लो कि आठों सेक्ट के ऊपर टॉन्ट मार रहा। सही में इस लड़के के अंदर बहुत ज्यादा करेज है, और इस लड़के को तो एडमायर करना चाहिए। और जो आदमी ट्रू एस्पायरेशन के साथ होता है सिर्फ वही परस्यू कर सकता है ट्रूथ को। और एक्साइल्ड हायरन बाय मी से पूछता है बाय मी क्या ये लड़का अब डबल ड्रैगन मैनर के लिए अच्छा है। और फिर जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो हंसते हुए कहता है हा मोर देन गुड, अच्छे से भी ज्यादा है ये लड़का। और अब जो फाइट्स थे वो स्टार्ट होने वाली थी, और फिर जो जज होता है वो बॉक्सेस को निकालता है जिसके अंदर नंबर्स लिखे हुए और उन जजेस को एक्साइल्ड के एग्रीमेंट्स के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता था कि जूफेन के साथ एक्साइल्ड ने एग्रीमेंट किया है। और फिर जो जज होता है वो कहता है डीमन स्कीमिंग सेट क्या तुम्हारे पास सिर्फ 9 डिसिपल्स हैं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार इनके खिलाफ फाइट करने का पॉइंट ही क्या है, कुछ भी तो मतलब नहीं है इनके खिलाफ फाइट करने का। और ये सुनकर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो सबके सब गुस्से में दांत पीसने लगते हैं, और अनजान फिंडियन और उनके डिसिपल्स का दिमाग खराब हो गया था जब से जूफेन उन लड़कियों के साथ वापस आया था। और जूफेन ने कहा था वो स्टेज पर जब तक नहीं जाएगा जब तक उसे चैलेंज करने वाला उसके लायक ना हो। और ये सुनकर जो तीनों वेनरेबल्स थे वो भी स्टम्प्ड हो गए थे, और जो डिसिपल्स थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के वो लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोच रहे थे क्योंकि जूफेन ने उनको इतना पावरफुल बना दिया था कि वो लोग इनसे आसानी से लड़ सकते हैं, और कौन ही इतना ज्यादा स्ट्रांग होगा जो इससे फाइट करना चाहेगा। और फिर तभी जो जज होता है वो कहता है इसका मतलब ये है कि तुम्हारी एक फाइट फॉरफिट हो चुकी है, मतलब जब्त हो चुकी है, या फिर कह सकते हो कि ये लोग एक फाइट समझो कि हार चुके हैं। और जो जज होता है वो कहता है इसका मतलब ये है कि जो आपके 2 पॉइंट्स होंगे वो माइनस में चले जाएंगे। और फिर जो जज होता है वो दोबारा से याद दिलाते हुए कहता है अगर बीस्ट टाइमिंग सेक्ट की फाइट को छोड़ दिया जाए तो फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट है समझो वो भी अपने आप ही उस फाइट को जीत चुका है, क्योंकि बीस्ट टाइमिंग सेक्ट मिस्टिकल हेवन सेक्ट से नहीं लड़ा था, और इसीलिए मिस्टिकल हेवन सेक्ट को भी पॉइंट्स मिले हैं 20 पॉइंट्स।
और उनका स्कोर भी आपके बराबर हो चुका है। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी इस चीज की कोई केयर नहीं करता है और हंसते हुए कहता है हाँ, ले जाने दो इनको ये पॉइंट्स, और हम लोग ये पॉइंट्स इनसे इंटरेस्ट के साथ वापस लेंगे। और जू फैन के फाइट ना लड़ने से तब भी हम लोगों के पास 18 पॉइंट्स रहेंगे और सिर्फ इनके पास 2 ही पॉइंट्स जाएंगे। और जो ये वाला एपिसोड है मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। जो कल का एपिसोड होने वाला है उसमें जो जू फैन के डिसिपल्स है उनकी फाइट होगी। तो फिर जो पहली फाइट होगी वो चू किनचैन की होगी और की चंगलॉन की होगी। और इनकी फाइट होने से पहले जो एल्डर लू था उसने पहले से ही प्लान बनाया और उसने जज से कहा था कि ये ग्रुप के साथ लड़ना चाहते हैं हमारे डिसिपल्स। तो फिर जो एग्जाइल्स होते हैं वो भी मान जाते हैं और वो अलाउ कर देते हैं टीम में फाइट लड़ने के लिए। और एल्डर जून ये सब कुछ इसलिए कह रहा था क्योंकि एल्डर जून को पता था जो चू किनचैन थी वो की चंगलॉन से नहीं जीत पाएगी और इसीलिए वो लोग ग्रुप में फाइट करवाना चाहते थे क्योंकि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल्स को एरेस की ज्यादा इन्फॉर्मेशन थी और उसी का यूज करके वो लोग उन्हें हराना चाहते थे। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। जो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 513। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है वो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और जिन लोगों ने बैकअप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाओ सब्सक्राइब कर लो जाके। और कल से जितने भी वीडियोस होंगी बुक ऑफ एस्पर की उसी पर आएंगे। तो अब इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो जज होता है वो दोनों टीमों को बुलाता है, मिस्टिकल हेवन सेक्ट और डीमन स्कीमिंग सेक्ट दोनों को। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट के सिर्फ 9 डिसिपल्स लड़ेंगे क्योंकि जो जूफेन की फाइट थी वो फॉरफिट हो चुकी थी और 2 पॉइंट्स पहले से ही मिस्टिकल हेवन सेट की तरफ जा चुके थे। तो जो जज होता है वो बॉक्स को निकालता है और सभी लोगों से कहता है अपने अपने नंबर्स चुनो आके। तो सभी लोग अपने अपने नंबर्स चुन लेते हैं। और फिर जो पहली फाइट होती है वो होती है की चंगलॉन की। और जो की चंगलॉन होता है वो इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पर होता है और उसकी फाइट होती है एक रेडियन स्टेज के कल्टिवेटर से। और फिर जो जज होता है वो फाइट को स्टार्ट भी कर देता है। और फिर की चंगलॉन को उसको हराने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, वो आसानी से उसको हरा देता है। मतलब कि मिस्टिकल हेवन सेट का जो वो डिसिपल था जो कि की चंगलॉन के खिलाफ लड़ रहा था वो की चंगलॉन के कुछ अटैक से ही इस दुनिया से गायब हो चुका था, मर चुका था और अब उसका नामो निशान यहाँ से मिट चुका था। और फिर जो जज होते हैं वो भी अनाउंस कर देते हैं कि जो पहली फाइट है वो डीमन स्कीमिंग सेक्ट जीत चुका है। सॉरी, ये दूसरी फाइट थी, पहली फाइट तो फॉरफिट हो चुकी जो कि जूफेन की थी। और जो ये डिसिपल हारा था की चंगलॉन से वो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का इतना अभी स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल नहीं था, बट जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल थे उनकी फाइट होने वाली थी वीकेस्ट डिसिपल ऑफ डीमन स्कीमिंग सेक्ट, कुई गैंग, यूयर, टी यांग। इन वीकेस्ट डिसिपल से फाइट होने वाली थी स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल ऑफ मिस्टिकल हेवन सेक्ट। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है तुम तीनों लड़ने वाले हो स्ट्रॉन्गेस्ट डिसिपल से मिस्टिकल हेवन सेक्ट के और तुम लोगों को अपनी पूरी पावर लगानी होगी उनके अगेंस्ट में और कुछ भी हो जाए तुम्हें उनसे हारना नहीं है। और फिर हमें कोई गैंग को दिखाया जाता है। जो कोई गैंग की फाइट होती है वो होती है सुइरहुआ से जो कि रेडियन स्टेज के 9th लेयर पर होती है। और जो कोई गैंग था वो था रेडियन स्टेज के 6th लेयर पे। तो फिर जो कोई गैंग था वो भी थोड़ा सा नर्वस था इस फाइट को लेकर। और सुइरहुआ के पास 7th ग्रेड का एक ट्रेजर भी था जो कि एक स्वॉर्ड थी, तो उसके खिलाफ लड़ना बहुत ज्यादा ही मुश्किल था कोई गैंग के लिए। तो फिर जो जूफेन होता है वो कोई गैंग, यूयर और टी यंग इन तीनों से ही कहता है अगर तुम लोग इस फाइट को हार भी जाते हो तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे पास 6 डिसिपल हैं जो कि इथेरियल स्टेज के और हम लोग 6 फाइट आसानी से जीत सकते हैं, तो तुम लोग अब रिलैक्स हो सकते हो, ज्यादा टेंशन मत लो। तो फिर जो वो तीनों लोग भी होते हैं वो लोग भी इस जूफेन की बात सुनकर रिलैक्स हो जाते हैं और अब उन तीनों को थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। और जब की चंगलॉन ने उसको हरा दिया था मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल को, तो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के जितने भी लोग थे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो कह रहे थे क्या डीमन स्कीमिंग सेक्ट हमारे डिसिपल्स को मार भी सकता है? हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि डीमन स्कीमिंग सेक्ट खून लेने पर उतर आएगा। और जब की चंगलॉन स्टेज से नीचे आता है तो फिर जो फिंडियन होता है वो की चंगलॉन से कहता है तुम्हें इतना भी जल्दी नहीं करना था, पहले उसे तुम्हें टॉर्चर करना चाहिए था, फिर तुम्हें उसे कुचलना चाहिए था। और फिर जो की चंगलॉन होता है वो कहता है मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं टॉर्चर करके किसी को मारूं। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है तुम्हें इतना भी सोचने की कोई जरूरत नहीं है, तुम डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल हो और तुम्हें ये सब करने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए और जितना उन्हें तड़पा सको उतना तड़पाना चाहिए। और फिर जो नेक्स्ट फाइट होती है वो होती है बाइलियान की। और जो बाइलियान थी वो भी इथेरियल स्टेज के 3rd लेयर पर थी और अब वो भी स्टेज पर जा चुकी थी। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डिसिपल था वो भी वहाँ पर पहुंच चुका था बाइलियान से फाइट करने के लिए। और फिर बाइलियान भी ज्यादा समय नहीं लेती, बाइलियान भी कुछ समय में उसको मार डालती है। और इन दोनों ने ही बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई थी उनके ऊपर और इन दोनों ने ही मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल्स को मार डाला था। और ये देखकर मिस्टिकल हेवन सेक्ट बिल्कुल भी खुश नहीं था और बाइलियान उसकी लाइफ लेकर तुरंत वापस आ जाती है स्टेज से। और फिर जो जज होता है वो भी अनाउंस कर देता है जो सेकंड फाइट है वो भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट जीत चुका है। और अब जो नेक्स्ट फाइट थी वो थी गुई हू की जो कि 3rd मैच होने वाला था
डीमन स्कीमिंग सेक्ट का। और जो गुई हो था वो अलग ही लग रहा था थोड़ा सा, वो बिल्कुल भी गुस्से को रिलीज नहीं कर रहा था और वो शांति से बस स्टेज पर खड़ा था। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का डिसिपल होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और इन दोनों की भी फाइट भी स्टार्ट हो जाती है और तुरंत खत्म भी हो जाती है। और जो गुई हो था उसने उसको नहीं मारा था मिस्टिकल हेवन सेक्ट के डिसिपल को, बस उसने उसको थोड़ी सी ही चोट पहुंचाई थी और उसको जाने दिया था। और ये वाली फाइट भी डीमन स्कीमिंग सेक्ट जीत चुका था। और जब गुई हो स्टेज से वापस आता है तो जो फिंडियन था उसका फेस उतरा हुआ था, वो समझो कि गुस्से में था। और फिंडियन बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट के साथ थोड़ी सी भी नरमी बरती जाए। और जब गुई हो फिंडियन का फेस देखता है तो वो फिंडियन से कहता है मुझे इससे कुछ भी ज्यादा करने का मन नहीं हो रहा था तो मैंने इसीलिए उसको जाने दिया। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है आखिरकार तुमने किया क्या है और क्या तुम उसे मार नहीं सकते थे। और फिर जो जूफेन होता है वो गुई हो के इस बर्ताव को देखकर वो स्माइल करता है और वो अपने मन में कहता है एल्डर युआन की टीचिंग कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है। और एक शेर तभी अपनी पूरी पावर के साथ शिकार करता है जब वो भूखा होता है। और अगर सिचुएशन वैसी नहीं है जैसी चाहिए हो तो फिर अपनी पूरी स्ट्रेंथ को रिलीज करने का कोई फायदा नहीं है। और इस समय गुई हो ने भी यही किया है। और फिर तभी जो जज होता है वो अनाउंस करता है जो 4th मैच है वो होने वाला है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लूजी और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के चू किनचैन से। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर होता है वो तुरंत आगे आते हुए कहता है हम लोग आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और हम लोग अगली फाइट 4 on 4 बैटल करना चाहते हैं, मतलब कि 4 versus 4। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है क्या 4? और इसका मतलब ये हो सकता है कि ये लोग 4 डिसिपल्स का यूज करके फॉर्मेशंस का यूज करना चाहते होंगे, शायद इसीलिए ये लोग 4 versus 4 करना चाहते हैं। और फिर हमें यहाँ पर बताया जाता है जो डबल ड्रैगन गैदरिंग होता है वो फॉर्मेशंस का यूज करने के लिए अलाउ करता है और इससे भी उनके सेक्ट के पोटेंशियल पता चलता है। और इसीलिए जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है वो अलाउ करता है इस टाइप की फॉर्मेशंस का यूज करने के लिए। और जैसे कि 4 स्कीमिंग डीमंस थे वो लोग भी फॉर्मेशंस का यूज करते हैं और जो 5 इम्परमिनेंस थे वो भी इस टाइप की आर्ट्स का यूज करते हैं और इसीलिए जो डबल ड्रैगन गैदरिंग है वो इन चीजों को अलाउ करता है। और अब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास भी चांस आ चुका है कम बैक करने का और वो लोग इस चीज का फायदा उठा के कम बैक कर सकते हैं। और फिर जो जज होता है वो एल्डर जून की तरफ देखते हुए डिक्लेयर करता है आप लोग अपने फॉर्मेशंस को प्रेजेंट कीजिए। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो भी उनको ग्रीट करते हैं और एक जेड स्लिप को उनके सामने प्रेजेंट करते हैं। और फिर जो एल्डर जून होता है वो उस एरेस के बारे में बताते हुए कहता है ये एक 4 एलिमेंट साइकिल एरे और सेक्ट लीडर ने इसको बनाने के लिए हंड्रेड्स ऑफ एल्डर्स एंड वेनरेबल्स का यूज किया है और उन सभी की मदद से ही ये एरे क्रिएट हो पाया है। और वर्ल्ड की जितनी भी पावर होती है जैसे कि फायर, वाटर, विंड, ये सब कुछ हार्डनेस करती है वर्ल्ड से और फिर डोमेन का फॉर्मेशन करती है किसी भी डायरेक्शन में। और इस एरे को परफॉर्म करने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है जो कि अलग अलग स्पेशल टाइप के कॉन्स्टिट्यूशन के होने चाहिए। और ये हार्डनेस करता है प्राइमल केओस को और कंबाइन करता है यिन यान को। और जब ये लोग अपने अपने हाथ को ज्वाइन कर लेंगे तब कोई भी चीज इन्हें नहीं रोक पाएगी। और एग्जैल्ट्स हम आपके ऑर्डर का वेट कर रहे हैं। फिर ये कह के जो एल्डर होता है वो जेड स्लिप जज को दे देता है और जो जज होता है वो एग्जैल्ट के पास जाता है और उनको ग्रीट करते हुए उस जेड स्लिप को एग्जैल्ट्स को दे देता है। और जो एग्जैल्ट थे वो लोग भी उस जेड स्लिप को देखकर मतलब उस एरेस के फॉर्मेशंस को देख थोड़ा सा हैरान हो चुके थे और वो लोग कह रहे थे कि आखिरकार इन जैसे लोअर 3 सेक्ट में ऐसी एरेस कैसे हो सकती हैं और सही में इस एरे को देखना सही में वर्थ इट है। और फिर जो एग्जाइल्ड होते हैं वो लोग भी 4 on 4 मैचेस के लिए मान जाते हैं और उनको एरेस का यूज करने का परमिशन दे देते हैं। और ये सुनकर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे वो बहुत ही ज्यादा खुश थे पर जो फिंडियन था वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का एल्डर था वो चुनता है चू किनचैन, सुई रुआ, डैनर और उसके बगल में एक और लड़की खड़ी थी ब्लू कपड़े पहने हुए और उसको चुनता है। और ये चारों ही बेस्ट डिसिपल थे मिस्टिकल हेवन सेक्ट के और इन सभी के पास अपनी अपनी स्वर्ड्स थी जो कि एक ट्रेजर से कम नहीं थी। और फिर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के वेनरेबल्स होते हैं वो चुनते क्या मतलब कि वो पहले से ही डिसाइड हो चुके हैं। वही 3 वीकेस्ट डिसिपल कुई गैंग, यूयर, टी यांग और जो 4th था वो था लू जी जो कि था इथेरियल स्टिच के 3rd लेयर पर। और जो फिंडियन होता है वो कहता है लू जी आप सब कुछ तुम्हारे ऊपर है और तुम्हें कैसे ना कैसे करके इस मैच को जीतना होगा। और डीमन स्कीमिंग सेक्ट में सिर्फ एक ही इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट था और सबके सब रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट थे और ये फाइट उनके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो सकती है। और या फिर तुम ऐसा कह सकते हो कि जो ये फाइट है वो सिर्फ एक इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट के चारों डिसिपल्स के अगेंस्ट होने वाली है। और एक सोल बैटल को जीतना बहुत ही मुश्किल काम होता है। और अगर जो अपोजिट साइड है मतलब मिस्टिकल हेवन सेक्ट इस फाइट को जीत जाता है तो फिर और 8 पॉइंट जुड़ जाएंगे मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ। और फिर जो
जो फिंडियन होता है वो अपने मन में कहता है, एल्डर यून क्या तुम ये करना चाहते थे? और फिर जो फिंडियन होता है वो दोबारा से लूजी की तरफ देखते हुए कहता है, लूजी उनके ऊपर कोई भी मर्सी मत दिखाना और अब सब कुछ ही तुम्हारे ऊपर है। और फिर डीमन स्कीमिंग सेक्ट और मिस्टिकल हेवन सेक्ट दोनों ही स्टेजेस के ऊपर पहुंच जाते हैं। और फिर जो सुइरुवा होती है वो ग्रीट करते हुए कहती है लूजी से, ये हम लोगों की गलती है कि हम लोग तुम्हारी रिसेंटमेंट को नहीं समझ पाए कि तुम लोग क्या करना चाहते थे और तुम लोगों ने हमारे 2 डिसिपल्स को मार डाला। और फिर जो लूजी होता है उसके हाथ को धीरे से हटाते हुए कहता है, क्या तुम लोग मर्सी के लिए हमसे भीख मांग रही हो? पर अब बहुत ज्यादा लेट हो चुका है और अब मैं कोई भी दया तुम्हारे ऊपर नहीं दिखाने वाला। और फिर दोबारा से जो सुइरुवा होती है वो कहने जा रही होती, तभी जो सिस्टर चुकिन-चैन होती है वो उसे रोक लेती है और कहती है सब कुछ ठीक है और ये डबल ड्रैगन गैदरिंग है और हमें यहाँ पर अपने ग्रजेस लेकर नहीं आने चाहिए। और फिर तभी जो लूजी होता है वो चुकिन-चैन का मजाक उड़ाते हुए कहता है हंसते हुए, तुम बस जूफेन की एक ओल्ड फ्रेंड के अलावा कुछ भी नहीं हो और क्या तुम्हें अब समझ में आया? और मैं तुम्हारे ऊपर भी कोई मर्जी नहीं दिखाऊंगा। और जो जूफेन था वो इन सब चीजों को दूर से देख रहा था और इस टाइम पर जूफेन के फेस पर एक अलग ही एक्सप्रेशन था। और फिर तभी जो चुकिन-चैन होती है वो हंसते हुए कहती है, क्या तुम मुझसे डरते हो? चलो तब भी ठीक है। और तो और हम लोगों ने पहले ही डिसाइड कर लिया, हम लोग अपनी अपनी खुद की लाइफ जिएंगे और हम लोगों की खुद की अलग लाइफ है। और तभी जो लूजी होता है वो जूफेन की तरफ देखता है। जूफेन के अनकेयरिंग एटीट्यूड को देखकर जो लूजी था वो शांत हो गया और लूजी अपने मन में सोचता है, जूफेन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि जूफेन इस लड़की की परवाह करता है और ये मेरे लिए भी ठीक है और मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग मुझे अपोजिट सेक्स के ऊपर अटैक करने के लिए कुछ नहीं कहोगे। और इसके बाद लूजी इथेरियल स्टेज की 3rd लेयर की पावर को रिलीज करता है और इस समय उसके चारों तरफ ग्रीन ग्रीन ऑरा रिलीज हो रहा था और एक ग्रीन टाइप का अटैक उन लड़कियों की तरफ शूट कर देता है। और फिर जो वो लड़कियां होती है वो कहती है ये एक सोल अटैक है, जल्दी से सभी लोग फॉर्मेशंस बनाओ। और फिर जो वो चारों लड़कियां होती है वो लोग आपस में गैदर हो जाती हैं, मतलब कि पास पास आ जाती हैं और फिर अपनी ब्लेड्स को पॉइंट करती हैं उस अटैक की तरफ और तभी उनके सामने एक बैरियर फॉर्म हो जाता है और जो उसका अटैक होता है, जो सोल अटैक होता है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और वो अटैक उस बैरियर से जाके हिट होता है और उस अटैक से बहुत ही ज्यादा लाइट चमकने लगती है। और उस अटैक होने के बाद जब लूजी देखता है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस जैसा एक सिंपल बैरियर इसके सोल अटैक को रोक लेगा। और जितने भी ऑडियंस होती है वो भी ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाती है और वहाँ पर बैठे हुए सभी लोगों को कॉमन नॉलेज थी कि चाहे कोई भी रेडियन स्टेज का एक्सपर्ट हो, वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के अटैक से बिल्कुल ही नहीं बच सकता है। और अभी भी ये लोग रेडियन स्टेज के कल्टीवेटर इथेरियल स्टेज कल्टीवेटर के सामने के अगेंस्ट में फाइट कर रहे हैं। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन्स थे वो भी इससे इम्प्रेस हो चुके थे और वो एक्साइल्ड्स कहते हैं सही में ये कॉम्बिनेशन आर्ट कुछ काम की तो है। और फिर जो लूजी होता है वो दोबारा से एक सोल अटैक को बनाने लगता है और वो सोल अटैक बहुत ज्यादा ही पावरफुल लग रहा था और सभी लोग ही उसकी तरफ देख रहे थे। और इस टाइम पर जूफेन भी टेंस हो चुका था लूजी के इस सोल अटैक को देखकर। और इस टाइम पर जूफेन की राइट आई में गोल्डन हेलोस ग्लो होने लगे थे, मतलब कि जूफेन की राइट आई गोल्डन कलर में चमकने लगी और वो तैयार हो चुका था रेस्क्यू करने के लिए, उन सभी को बचाने के लिए। और जब जूफेन उनको देखता है कि उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है और जो चुकिन-चैन है वो भी ठीक है और शांत है, तो जूफेन भी थोड़ा शांत होता है। और इस टाइम पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था कि जूफेन ने चुकिन-चैन से डबल ड्रैगन मैनर से पहले जो कुछ भी कहा था उससे फर्क नहीं पड़ता है। भले ही इन्होंने कहा था कि डबल ड्रैगन मैनर के अंदर अब उनका कुछ भी लेना देना नहीं है, पर जूफेन का दिल इसे संभाल नहीं पाता अगर चुकिन-चैन को कुछ हो जाता। और जूफेन चुकिन-चैन को सफर में नहीं देख सकता था, तकलीफ में नहीं देख सकता था। और इस टाइम पर जूफेन लूजी को बस घूर घूर के देख रहा था। और जो डिसिपल्स जो फाइट कर रहे थे चारों गर्ल्स, उनमें से कोई एक लड़की कहती है फॉर्मेशन को चेंज करो स्वर्ड साइकिल से। और ये कहने के बाद जो चारों लड़कियां होती हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं और 4 अलग अलग पोजीशन में स्टैंड हो जाती हैं। और तभी जो उनकी स्वर्ड होती है वो साइन करने लगती है और फिर उनकी स्वर्ड से एक स्ट्रेंज एनर्जी आने लगती है और फिर आपस में मिल जाती हैं। और फिर जो चुकिन-चैन होती है वो फर्स्ट होती है जो कि लूजी के ऊपर अटैक करती है 10 मीटर की दूरी से। और जो चुकिन-चैन की कोल्डनेस थी वो हर एक स्टेप पे उसकी बढ़ती जा रही थी और भी ज्यादा थिक होती जा रही थी। और जो लूजी था वो भी परेशान हो चुका था और उसको भी डेंजर महसूस हो रहा था और वो चारों की चारों लड़कियां उसके लिए खतरा बन चुकी थी और उसकी आईब्रो से पसीना निकलने लगा था जैसा जैसा वो और डेंजर महसूस करता जा रहा था। और फिर कोई कहता है प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट ब्लाइट, और ये लूजी ने बोला था। और ये कहने के बाद लूजी तुरंत अपने पाल्म को चारों लड़कियों की तरफ पॉइंट करता है और तभी बहुत ज्यादा ग्रीन कलर का क्लाउडी टाइप स्मोक टाइप रिलीज होता है और फिर वो फॉर्म करता है एक टॉर्नेडो को और वो टॉर्नेडो उन्हीं की तरफ बढ़ रहा था। और अगर ये टॉर्नेडो उनको लगता है तो फिर उन सभी लड़कियों का काम खत्म हो जाएगा और वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे।
जाएंगे। और इस टाइम पर जूफन दोबारा से एक बार परेशान हो चुका था, बट जो चू किनचेन की आईसी आइस थी वो उससे अपने पीस ऑफ माइंड को रिस्टोर करती है और ये अटैक उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं करता है। और तभी जो चू किनचेन होती है वो चिल्लाती है और जितनी भी गर्ल्स होती हैं सभी लोग अपने अपने स्वर्ड्स उसकी तरफ पॉइंट करती हैं और 3 कलर्स की लाइट चू किनचेन की तरफ आती हैं, शूट होती हैं। और शायद इस अटैक का नाम था एलिमेंट कंबाइन मून कटिंग कोल्ड एज। और जो चू किनचेन होती है वो एक स्लैश को रिलीज करती है और इसमें बहुत ज्यादा ही पावर होती है और वो जाती है उस टॉर्नेडो की तरफ, मतलब जो स्लैश होता है वो उस टॉर्नेडो की तरफ रिलीज होता है। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा ही एक्सप्लोजन होता है और जो चू किनचेन का अटैक होता है वो लूजी के टॉर्नेडो को स्प्लिट करते हुए लूजी की तरफ जाने लगता है। और वहाँ पर बैठी जितने भी ऑडियंस होती है वो कहती है ये सिर्फ इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट के अटैक को रजिस्ट ही नहीं कर सकती, उसके ऊपर अटैक भी कर सकती हैं। और जो लूजी होता है वो भी उस अटैक को देखकर हैरान हो चुका होता है और मानो कि उसको एक झटका लग चुका हो और वो अटैक लूजी के हिट होने वाला होता है और वो भी इस समय कुछ नहीं कर सकता था उस अटैक को झेलने के अलावा। और जो वो स्ट्राइक होती है वो लूजी के हिट भी हो जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है वहाँ पर। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है। और अभी तो तुम लोग रुको, अभी तो तुमने चू किनचेन की पावर देखी नहीं और अभी चू किनचेन अकेले ही इस लूजी को हराएगी और वहाँ पर जितने भी लोग होंगे एक्सेल्स, येनमू और ये लिंक सबके सब शौक हो जाएंगे। और जो वो तीनों लड़कियां होंगी जो इसके साथ में रहती हैं, लूजी जो होगा उन सबको घायल कर देगा और सिर्फ चू किनचेन बचेगी जो कि अकेले लूजी से फाइट करेगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 514। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं और जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जो चू किनचेन का अटैक होता है वो लूजी के जाके हिट हो जाता है और जैसे ही लूजी के वो अटैक हिट होता है तो लूजी उस अटैक से हवा में उड़ जाता है और उसकी बॉडी से ब्लड निकलने लगता है। और तो और उसके हाथ पर एक आइस के लेयर फॉर्म हो चुकी थी और उस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था उससे आसपास की चीजों पर भी इम्पैक्ट पड़ा था और उस इम्पैक्ट से लूजी के जितने टीममेट्स थे उन तीनों को भी बहुत ज्यादा डैमेज पड़ा था और उनके पास इस अटैक से बचने का कोई भी चांस नहीं था और वो तीनों ही स्टेज के बाहर जाके गिरते हैं और इस फाइट से बाहर हो जाते हैं। और ये देखकर फिंडियन ने भी अपना सर पकड़ लिया था और वो भी इस समय देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। और इसे देखकर प्रूफ होता है कि इस फॉर्मेशन की वजह से रेडियंट स्टेज और इथेरियल स्टेज का गैप भर दिया था। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो जूफेन का शोल्डर पकड़ते हुए कहता है अगर तुम वहाँ पर होते तो ज्यादा अच्छा रहता। और फिर जूफेन होता है वो हंसते हुए चू किनचेन की तरफ देखता है और कहता है भगवान का शुक्रिया कि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। और फिर तभी फिंडियन जूफेन को उठाता है और उसके कंधे को जोर से दबाते हुए उसको गालियां देते हुए कहता है अरे पागल लड़के, अब मैं देख रहा हूँ, अच्छा हुआ कि तू वहाँ नहीं गया, नहीं तू भी अब तक की मैच से बाहर आ चुका होता। और वहाँ पर जितनी भी ऑडियंस थे वो भी इस मैच को देख रही थी और वो सबके सब विटनेस थे कि रेडियंट स्टेज एक्सपर्ट इथेरियल स्टेज एक्सपर्ट को पीछे ढकेल सकते हैं। और जो एक्साइल्ड डबल ड्रैगन थे वो लोग भी देख रहे थे और वो लोग भी विटनेस थे और उन्हें भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा था इस फाइट में। और फिर जो लूजी होता है वो भी इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में फ्लोर से उठता है। और फिर तभी हमें वो किंग क्यू को दिखाया जाता है जो कि हंसते हुए कहता है जो 4 एलिमेंट साइकिल एरे है वो ब्लेंड करती है प्राइमल केओस एंड एलिमेंट्स को और ये फॉर्मेशन दोनों के लिए बहुत अच्छी है, ऑफेंस और डिफेंस दोनों के लिए। और तो और इस फॉर्मेशन से ये लोग इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट के अटैक को भी न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं। और सही में ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि ऐसी फॉर्मेशन लोअर 3 सेक्ट के पास है। और फिर तभी जो जन्मू होता है वो कहता है ये जो फॉर्मेशन है बहुत ज्यादा फैंसी है और इसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा है और कोई भी ऐसे ही इसे यूज नहीं कर सकता और इनके लीडर में जरूर ही रियर प्राइमल कॉन्स्टिट्यूशन होगा। और फिर तभी जो यनमू होता है उन सब लड़कियों के बारे में बताते हुए कहता है जो सुइरुवा है उसके पास मेटल एलिमेंट बॉडी है और जो लड़की रेड कलर में है उसके पास फायर एलिमेंट की पावर है और जो लड़की ब्लू कलर में है उसके पास वुड एलिमेंट की पावर है। और इन सब के मिलने से नेचुरल और बहुत ज्यादा डिवास्टेटिंग पावर फॉर्म होती है। और अगर इस फॉर्मेशन को कोई नॉर्मल लोग परफॉर्म करते हैं तो जो एलिमेंट्स होंगे वो कंबाइन नहीं हो पाएंगे और जो फॉर्मेशन है वो क्रम्बल हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और फिर तभी जो वो किंग क्यू होता है वो चू किनचेन की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है तो क्या तुम्हारा
कहने का मतलब ये है कि वो लड़की जो बीच में खड़ी है उसके पास क्या वाटर एलिमेंट है, क्योंकि जो मेटल होता है वो इंड्योर होता है वाटर के साथ में और वुड के साथ में भी, और वाटर दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है और दोनों के साथ में बहुत अच्छे से सूट होता है। और आखिरकार क्यों वो लड़की इस फॉर्मेशन की कोर क्यों लग रही है, और जो अर्थ की कंडेंस पावर है वो भी उसके साथ फोकस्ड हो रही है। और फिर तभी जो जन्मो होता है वो किनक्यू को मॉक करते हुए कहता है, तुम वेस्टर्नलैंड का बेस्ट टैलेंट होने के कारण क्या तुम नहीं देख पाए? आखिरकार तुम वेस्टर्नलैंड के बेस्ट टैलेंट कैसे हो सकते हो? और फिर तभी जो वो किनक्यू होता है वो अपने आईब्रोज को उठाते हुए कहता है, मैं उस लड़की में क्या देखूं, तुम क्या बता रहे हो, और आखिरकार तुमने उसमें ऐसा क्या देखा? और फिर तभी जो जन्मो होता है वो कहता है, ऑफ कोर्स मैंने उसमें कुछ देखा है, और उस लड़की के पास कोई भी वाटर एलिमेंट बॉडी नहीं है, उसके पास एम्पटी स्पिरिट बॉडी है और वो सभी एलिमेंट कल्टीवेशन मेथड का यूज कर सकती है और इसीलिए वो मैच कर पा रही फॉर्मेशन को। और फिर तभी जो वो किंग होता है वो कहता है, क्या द लेजेंडरी सपोर्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन द एम्पटी स्पिरिट बॉडी? और ये कहकर वो किंग उस लड़की की तरफ गौर से देखने लगता है और उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उस लड़की के पास एम्पटी स्पिरिट बॉडी हो सकती है। और उस लड़की को देखने के बाद वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो चुका था, रुक चुका था, और फिर वो कहता है, तभी तो मैं देख रहा था आखिरकार ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है, और वो सब कुछ इस लड़की की वजह से था। इस लड़की की वजह से ये फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई थी। और एम्पटी स्पिरिट बॉडी के जो र्यूमर्स हैं वो कहते हैं कि जिसके पास भी ये बॉडी होती है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, और ये प्राइमल केओस से भी क्लोजेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये एक मिरेकल से भी कम नहीं है। ऐसी अमेजिंग फिजिक एक छोटे से लोअर 3 सेक्ट से है, और सही में ये बहुत ज्यादा ही हैरान करने वाली बात है। और फिर तभी जो येलिंग होता है उसे देखता है और उस लड़की को देखकर स्माइल करता है, मतलब चू किंचन को देखकर स्माइल करता है। अच्छा, इसके पास एक रियर बॉडी है, पर तब भी अभी भी वो वीक है और वो हम जैसे लोन वुल्फ्स के सामने बस एक एवरेज पर्सन है। और जब वो एक बार थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाएगी तो तब हम लोग देखेंगे कि वो क्या कर सकती है। पर अगर ऐसी किसी लड़की के साथ इंगेज होते हैं डुअल कल्टीवेशन में तो फिर तब तुम्हारी कल्टीवेशन शोर मचा देगी। और फिर जो येलिंग होता है वो दोबारा से कहता है, जो डुअल कल्टीवेशन की डेफिनेशन है वो आई है टू हेल्प से, एक जो तुम्हारा नहीं है और कभी होगा भी नहीं। और ये बिल्कुल ही साफ है कि 10 हेवनली डाओस में से कोई भी डबल कल्टीवेशन के ऊपर निर्भर नहीं था, और अगर इसे कोई भी करता है तो वो उससे भटक जाता है। और फिर तभी सेम टाइम पर जो येनमू और वो किंग होते हैं वो एक ही समय में पूछते हैं, 10 हेवनली डाओ ये क्या है? और फिर तभी येलिंग अपने चेहरे पर एक स्माइल लाते हुए कहता है और उन दोनों से कहता है, तुम लोग बहुत जल्दबाजी कर रहे हो। और फिर उसके बारे में बताते हुए कहता है, 10 हेवनली डाओस वो 10 एशियंट एम्परर्स थे, और हालांकि मुझे यकीन है तुम लोगों ने उनके बारे में कभी नहीं सुना होगा। और ये कहकर वो हंसने लगता है और फिर वो दोबारा से कहता है, ये ठीक भी है क्योंकि तुम लोग जिस पर ध्यान लगाते हो वो सिर्फ अभी की ताकत के लिए है, और जो लोग इस रास्ते का यूज करते हैं, इस रास्ते पर चलते हैं, वो सिर्फ मैं और वो है। और तभी ये लिंग की आंखें चमकने लगती हैं और फिर वो जूफेन की तरफ देखने लगता है और फिर जूफेन की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ ये वही है, और पूरे इंटायर कॉन्टिनेंट में सिर्फ हम ही दोनों को इस प्लेस के बारे में मालूम है, और हम दोनों लोग ही उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं और उसके लिए वर्क कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जो येनमू और वो किंग क्यू थे वो लोग तो बस उसकी बातों को सुन रहे थे और बस उसकी तरफ शांति से देख रहे थे, और उन दोनों को ही कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लिंग कह क्या रहा है। और बस इस समय उन्हें ऐसा फील हो रहा था कि ये दोनों ही इन दोनों से बहुत ज्यादा दूर हैं। और फिर हमें दूसरी तरफ एक्सैल्ट डबल ड्रैगन्स को दिखाया जाता है जो कि वो लोग भी उस फॉर्मेशन की तरफ देख रहे थे, और जूफेन के अलावा अगर वो लोग नाम ले रहे थे किसी का तो वो चुकिनचैन। और फिर तभी जो एक्सैल्ट बाय में होते हैं वो कहते हैं, इस लड़की के पास कोई भी वाटर एलिमेंट नहीं है बट उसके पास लेजेंडरी स्पिरिट बॉडी है। सॉरी, ये हाईरेन कह रहे थे बाय मी से। और फिर जो एक्सैल्ट बाय में होते हैं वो भी कहते हैं, हाँ लेजेंडरी एम्पटी स्पिरिट बॉडी जो कि सभी चीजों को कंटेन कर सकता है। और तभी तो मैं सोचूं कि आखिरकार ये फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नेचुरल एनर्जी का कैसे रिलीज कर पा रही है। अगर ये लेजेंडरी बॉडी ना हो तो ये लोग ऐसी एनर्जी रिलीज ही नहीं कर पाते इस फॉर्मेशन से। और मैं भी बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट आखिरकार इस जैसी लड़की को कहाँ से पा गया। और फिर जो एक्सैल्ट हाईरेन होते हैं वो कहते हैं, सही में जो चुकिंचन है वो बहुत ज्यादा रेयर है, पर जो और तीनों गर्ल्स हैं वो भी फॉर्मेशन में उनकी भी जरूरत पड़ती है, सभी लोगों की जरूरत पड़ती है, और हमें उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर जो एक्सैल्ट बाय में होते हैं वो भी अपना सर हिलाते हैं। और एक तरफ जब ये एल्डर्स बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे इन फॉर्मेशन और इन लड़कियों के बारे में, तो दूसरी तरफ जो ऑडियंस थी वो बहुत ही ज्यादा नॉइस कर रही थी और इनके बारे में बात कर रही थी, इन लड़कियों के बारे में। और बहुत सारी ऑडियंस जो थी लूजी को तो मॉक कर रही थी क्योंकि वो चारों लड़की
लड़कियां इससे कमजोर थी और रेडियन स्टेज पर थी। और तब भी लूजी उनके हाथों पिट गया और ये सारी बातें लूजी को भी सुनाई दे रहा था, जो ऑडियंस उसके बारे में बोल रही थी। और इस टाइम पर जो लूजी का फेस था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में लग रहा था। और तभी लूजी अपने मुंह से ब्लड को पोंछता है और अपने अपोनेंट को देखता है बहुत ही ज्यादा हेट्रेड के साथ। और जो लूजी होता है वो उस फॉर्मेशन को नोटिस करता है कि कैसे वो फॉर्मेशन फ्लोट कर रही चुकिनचन के अराउंड। और फिर तभी जो लूजी होता है वो शेक होने लगता है और फिर 5 मीटर टॉल एंड ग्रीन इमेज स्पाइडर की फॉर्म होती है उसके अराउंड। और जो उसकी आई होती है वो रिफ्लेक्ट होती है उनके चारों टारगेट्स की तरफ, मतलब उन चारों लड़कियों की तरफ। और ये उसकी सोल थी। और अपनी सोल को बाहर निकालने का मतलब ये था कि वो अपना इस मैच के लिए सब कुछ लगा रहा है। और ये देखकर वहाँ पर सभी लोग सीरियस हो चुके थे क्योंकि उसने अपनी सोल को बाहर निकाल लिया। और ये देखकर जो चुकिनचन और उसके टीममेट्स थे उन्हें भी थोड़ा सा हैवी महसूस हो रहा था। और फिर तभी जो लूजी होता है वो कहता है इनकम्पेजिंग पॉइजन नेट। और ये कहकर लूजी मुस्कुराया और अपने मुंह से ग्रीन कलर की गैस निकालने लगा। और जैसे ही लूजी का अटैक उस फॉर्मेशन से हिट होता है और एक मैसिव स्पाइडर वेब की तरह उन लड़कियों को ट्रैप कर लेता है। और उस नेट से लड़कियों को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही थी। और फिर जो वो स्पाइडर होती है उन लड़कियों के लिए आगे बढ़ती है। और जो उस स्पाइडर का ऑरा था वो बहुत ही ज्यादा था और उस ऑरे से ही उन चारों लड़कियों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। और हैरान होकर उनके पास जितनी भी शक्ति थी, जितनी भी एनर्जी, जितनी भी पावर थी वो सब चुकिनचन में ट्रांसफर कर दी। और फिर तभी चुकिनचन के हाथ में बहुत ज्यादा ही रोशनी चमकने लगती है। और तभी वो अपनी स्वॉर्ड को उठाती है और एक अटैक उसकी तरफ भेजती है। और वो अटैक एक वेव जैसा लग रहा था। और जैसे ही वो अटैक स्पाइडर के हिट होने वाला था वो स्पाइडर ग्रीन गैस में कन्वर्ट हो गई। और जो चुकिनचन की व्हाइट वेव थी वो उस स्पाइडर का कुछ भी नहीं कर पाती है। और वो स्पाइडर उस अटैच को डॉज कर लेती है। और फिर जो स्मोक होता है वो चारों तरफ घूमने लगता है। और जो फॉर्मेशन का बैरियर था वो भी टाइट होने लगता है। और जो ऑडियंस होती है जब वो उनकी तरफ देखती है तो वो पाती है कि वहाँ पर कोई भी पॉइजन नहीं है बट छोटे छोटे से थ्रेड्स जो कि बहुत सारे होंगे वो लड़कियों के ऊपर स्प्रेड हो रहे हैं। और फिर जो लूजी होता है वो हंसते हुए कहता है सोल पॉइजन एक्सप्लोजन। और तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है, एक्सप्लोजन होता है। और जैसे ही वो एक्सप्लोजन होता है तो चारों तरफ ही ग्रीन टाइप का स्मोक छा चुका होता है। और उस एक्सप्लोजन से जो बैरियर होता है स्टेज के अराउंड वो भी हिलने लगता है, ट्रम्बल करने लगता है। और फिर तभी जो जू फैन होता है जब वो देखता है इस चीज को वो भी गुस्से से अपने फिस्ट को टाइट कर लेता है, अपनी मुट्ठी को जोरों से बंद कर लेता है। और भी ज्यादा वो परेशान हो चुका था उसे देखकर। और जो सभी लोग वहाँ पर देख रहे थे वो सभी लोग खड़े के खड़े रह गए लूजी के इस अटैक को देख, क्योंकि लूजी ने फॉर्मेशन की वीकनेस को पता कर लिया था। और फिर जो वो तीनों लड़कियां होती वो अपनी सारी पावर्स चुकिनचन में डाल देती और अब वो तीनों जो लड़कियां थी वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी और जो चुकिनचन थी वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और फिर जो चुकिनचन होती उसके ऊपर अटैक करती और जो लूजी होता उसके अटैक से बच जाता है और उन तीनों लड़कियों के पीछे चला जाता है। और इस टाइम पर उन तीनों लड़कियों की हालत बहुत खराब थी बट लूजी उनके पीछे आ चुका था इस टाइम पर इतनी वर्स्ट कंडीशन में। और वो किंग क्यू और जितने भी सभी लोग थे वो सभी लोग सांस रोककर बस देख रहे थे कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर तभी जो लूजी होता है वो उन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है उन तीनों लड़कियों के ऊपर। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तभी उसकी तरफ कोई सफेद चीज उसकी तरफ आ रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा चमक रही थी। और लूजी के कुछ रिएक्ट करने से पहले और कुछ भी होने से पहले जो वो अटैक था उसकी गर्दन पर आके रुक चुका था। और जो लूजी था इस टाइम पर शॉक में देख रहा था उन तीनों लड़कियों और उसी समय उसके मुंह से खून निकलने लगा। और जो चुकिनचन थी वो अकेली ही कोल्ड आइस के साथ में उसके थ्रोट पे अपनी ब्लेड को रखे हुई थी और उसके अराउंड उसके आसपास क्रिस्टल क्लियर आइस फॉर्म होने लगी थी। और जस्ट इसी टाइम पर जो वो तीनों लड़कियां थी वर्ल्ड की जो पावर होती है उन तीनों लड़कियों से चुकिनचन में आने लगती है और उसी पावर की मदद से वो इथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट से फाइट कर पा रही थी। और वहाँ पर सभी लोग कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और उस टाइम पर सिर्फ लूजी ही नहीं था जो शॉक था, वहाँ पर जितने भी लोग थे सबके सब शॉक हो चुके थे। वहाँ पर जितने भी लोग थे जैसे कि वो किंग क्यू, येनमो और भी सुपीरियर 3 सेट के जितने भी जीनियस थे वो सभी लोग शॉक में थे इस लड़की की पावर से। और जो एक्साइल्ड बाय मी होता है वो भी कहता है ये तो सही में बहुत ज्यादा ही इनक्रेडिबल है। उसने सिर्फ खुद से वर्ल्ड की जितनी भी एनर्जी थी खुद से अकेले से ही कंट्रोल किया। और जो एक्साइल्ड हायरन थे वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंगली उस लड़की को देख रहे थे और जो कुछ भी हुआ था वहाँ पर कोई भी भरोसा नहीं कर पा रहा। और वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं जो ये फॉर्मेशन है इसको चलाने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं 4 मेंबर्स और उन चारों लोगों का एक दूसरे पर फेयर
ट्रस्ट होना चाहिए, तभी ये फॉर्मेशन अच्छे से रन कर पाएगी और अपने फुल स्ट्रेंथ को रिलीज कर पाएगी। पर चू किनचन ने अकेले ही इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ को रिलीज किया है और चू किनचन ये अकेले इसलिए कर पा रही थी क्योंकि उसके पास एम्पटी स्पिरिट बॉडी थी, जो कि सभी से एनर्जी लेकर के, एलिमेंट्स पावर को लेकर के वो अकेले ही इस फॉर्मेशन को यूज कर रही थी। और इस टाइम पर जो वो तीनों लड़कियां थी वो बस युआन की चू किनचन को सप्लाई कर रही थी और यहाँ पर सिर्फ चू किनचन ही काफी थी इस एरे को अकेले चलाने के लिए। वो अकेले ही इस एरे का यूज कर रही थी और जो वो तीनों लड़कियां थी वो तीनों ही चू किनचन को एडमायरेशन के साथ देख रही थी। और इस टाइम पर जो लूजी था वो हेट्रेड के साथ, और जो लूजी होता है वो हेट्रेड के साथ चू किनचन की तरफ देखने लगता है और वो पाता है कि बहुत ज्यादा एंडलेस पावर रोमिंग कर रही थी चू किनचन की तरफ। उसे देखकर जो लूजी होता है वो भी घबरा जाता है और फिर जो लूजी होता है वो अपने मन में कहता है कि ये लड़की सही में एक मॉन्स्टर से कम नहीं है और आखिरकार इस जैसा पर्सन इस अर्थ में कैसे हो सकता है। और लूजी इस समय गुस्से के मारे अपने दांतों को पीसने लगता है और तभी जो चू किनचन होती है और जो चू किनचन का ब्लेड था वो उसके नेक के नीचे अभी भी था और फिर चू किनचन कहती है अब तुम हार चुके हो और तुमने मेरी सिस्टर्स को हाइड किया है, पर तुम स्टीवर्ट जूफेन की तरफ हो, इसीलिए मैं अपने हाथ को यहीं पे रोक रही हूँ। और तुमने जो मेरी बहनों के साथ किया है वो मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि तुम जूफेन की तरफ और इसीलिए मैं पीछे हट रही हूँ। और इस टाइम पर जो फिंडियन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था और वो कहता है एल्डर जून, इस बार तो तुम हमारे साथ खेल गए और अब हम लोग बराबर में आ चुके हैं और शायद जो लक है वो हमारे साथ नहीं और 6 इथेरियल स्टेज में से एक हमारा हार चुका है और अगला राउंड तुम बिल्कुल भी नहीं जीतने वाले। और फिर हमें जज को दिखाया जाता है जो कि देखता है कि क्या हुआ है स्टेज पर और वो अपना डिसीजन सुनाता है। जो 4 इंडिविजुअल फाइट्स थी वो जीत चुका है मिस्टिकल हेवन से। जब ऑडियंस ये सुनती है तो वो बहुत ज्यादा शोर मचाने लगती है और कहने लगती है क्या ये इथेरियल स्टेज का एक्सपर्ट डीमन स्कीमिंग सेक्ट का वीकेस्ट डिसिपल था क्या? और सभी लोग कहते हैं हाँ शायद ये वीकेस्ट डिसिपल, सही में वीकेस्ट डिसिपल। और ये सुनकर जो लूजी का फेस था वो बहुत ज्यादा गुस्से से भर चुका था और उसने अपना फिस्ट बहुत तेजी से टाइट कर लिया था। और जो चू किनचन होती है वो भी अपने ब्लेड को रिमूव कर लेती है उसके नेक से और जैसे ही जज ने डिक्लेयर किया था वैसे ही एक बहुत ज्यादा एनर्जी आती है और तभी जो लूजी होता है वो चू किनचन के शोल्डर पर अटैक कर देता है, एक पाल्म अटैक, और जिससे कि चू किनचन को बहुत ज्यादा चोट लगती है। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है और अब नेक्स्ट एपिसोड में जूफेन लूजी को बहुत तगड़े से पेलेगा और लूजी यहाँ तक कि मरने के बहुत करीब आ जाएगा। और जूफेन के उस एंगर को देख जो फिंड्स भी थे वो भी बहुत ज्यादा हैरान थे और वो लोग भी जूफेन को नहीं रोकना चाहते थे क्योंकि जूफेन इस टाइम पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। तो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 515। और जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो चैनल पे जाके देख सकते हैं। और अब बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो जज था वो अपना डिसीजन सुना चुका था कि मिस्टिकल हेवन सेक्ट इस मैच को जीत चुका है और ये सुन के जितने भी ऑडियंस थी वो सभी लोग लूजी का मजाक उड़ाने लगी थी। और जो दूसरी तरफ लूजी था वो भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था ये सब सुन करके। और जो मिस चू किनचन होती है वो भी अपने स्वॉर्ड को उसके गले से हटा लेती है और जैसे ही वो जाने लगती है जो लूजी होता है वो अपने फिस्ट से चू किनचन के ऊपर अटैक कर देता है और उस लूजी के अटैक से चू किनचन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है और लूजी के अटैक के इम्पैक्ट से वो पीछे कुछ दूर जाके गिरती है। और फिर तभी जो सुइरुवा होते वो चिल्लाते हुए कहती है चू किनचन, और फिर उसके पास हेल्प करने के लिए जाने लगती है। और इस टाइम पर चू किनचन को बहुत ज्यादा ही पेन हो रहा था और तभी जो जज होता है वो लूजी के सामने आ जाता है और लूजी को दोबारा अटैक करने से रोकने लगता है। और वो जज लूजी से कहता है लड़के तुम आखिरकार क्या करने का सोच रहे हो और मैं पहले ही डिसीजन सुना चुका हूँ। और फिर लूजी गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है मैं अभी तक नहीं हारा हूँ। और फिर जो जज होता है वो कहता है जो इस फाइट का आउटकम है वो आ चुका है और इस डिसीजन के बाद भी अगर तुम फाइट करते हो तो उसका आउटकम सिर्फ मौत होगा और इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात है। और फिर कोई कहता है आखिर कौन इससे गुस्सा नहीं होगा। और इस बार ये आवाज आई थी डीमन स्कीमिंग सेक्ट की तरफ और वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सब जूफेन की तरफ मुड़ जाते हैं। और इस टाइम पर जूफेन का फेस एकदम डार्क हो रखा था और उस टाइम पर जो लूजी था वो जूफेन की बातें सुनकर वो पूरी तरह से कांपने लगा था। और फिर तभी हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। जो जूफेन होता है वो अपने कंधों को थपथपाते हुए सबसे पहले जज की तरफ देखता है और फिर उसके बाद चू किनचन की तरफ देखता है। और फिर जो जूफेन होता है वो कहता है असली विनर का फैसला सिर्फ मौत से होता है और जब तक अपोनेंट के शरीर में सांस है तब तक वो फाइट कर सकता है और वापसी कर सकता है और जब तक इस स्टेज पर कोई मर नहीं जाता और इस
इस स्टेज के बाहर ना आ जाए तब तक कोई नहीं हार सकता और तब तक कोई विनर भी नहीं हो सकता। और एल्डर आपने फैसला लेने में थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर दी और इस टाइम पर जो जज था उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो इस टाइम पर क्या फैसला ले। और फिर तभी जो डैनर होती है वो गुस्सा होते हुए कहती है, सिस्टर चू किन-चैन ने इसे छोड़ा सिर्फ तुम्हारे लिए और नहीं तो अभी तक ये खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है, मैं डीमन स्कीमिंग सेक्ट से हूँ और तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट से हो। और जब हम लोग एक बार इंटर हो गए थे डबल ड्रैगन मैनर और तब से ही हम एक दूसरे के एनिमीज बन चुके थे और तुम थोड़ी सी कमजोरी से यहाँ पर मर सकते और यहाँ पर हमारी कोई गलती नहीं और इसमें तुम्हारी गलती है, हमारी कोई भी गलती नहीं और फिर तभी जो जूफेन होता है वो वहाँ से पीछे मुड़ जाता है और लूजी को अपने पीछे आने का इशारा करता है और फिर दोबारा से कहता है, हम डबल ड्रैगन मैनर में हैं और उनके नियमों का पालन करते हैं और क्योंकि एल्डर ने मैच का फैसला कर दिया है तो इसीलिए हम भी इसे एक्सेप्ट करते हैं, पर अगली बार एंड सिर्फ मौत से होगी और मेरे पास कोई भी रोते हुए तब मत आना। और फिर जो डैनर होती है बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहती बास्टर्ड। और फिर तभी जो चू किन-चैन होती है वो उसके हाथों को पकड़ लेती है और अपने सर को हिलाती है मानो कि इशारा कर रही है कि आगे और कुछ ना बोलो। और फिर एक लास्ट बार वो जूफेन की तरफ देखते हुए स्माइल करती है और फिर शायद उसके लिए पूरा वर्ल्ड डार्क हो जाता है, मतलब कि शायद वो यहाँ पर बेहोश हो चुकी है। और जो सूर्य हुआ होती जब ये देखती तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और चू किन-चैन का नाम लेने लगती है। और जब वो चू किन-चैन का राइट वाला शोल्डर देखती है तो वहाँ पर एक ब्लैक स्मोक जैसा मार्क बना हुआ और फिर सूर्य हुआ उसको देखने के बाद कहती है, ये तो पॉइजन है और ये पॉइजन हो चुकी है। और इस टाइम पर हमें जूफेन को दिखाया जाता है। जूफेन ने ये देखकर अपने फिस्ट को बहुत जोरों से बंद कर लिया और जो उसकी आईज से एकदम कोल्ड हो चुकी थी। पर जूफेन उस समय के लिए अपनी सीट पे वापस से बैठ जाता है उसी एक्सप्रेशन के साथ। और फिर तभी जो सूर्य हुआ होती है वो जूफेन की तरफ दोबारा देखती है और इस टाइम वो बहुत ज्यादा गुस्से के साथ जूफेन की तरफ देख रही है और फिर वो गुस्सा होते हुए कहती है, क्या सभी डिमोनिक कल्टीवेटर हार्टलेस होते हैं, उनके अंदर दिल नहीं होता है और हम लोग तुम्हारे बारे में जो सोचते थे शायद वो सब कुछ गलत है। और जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट वो चू किन-चैन की अनकॉन्शियस बॉडी को होल्ड करे बहुत ज्यादा ही एंगर में था। और इसी टाइम पर जो एल्डर जून होते हैं वो इस मौके का चांस उठाते हैं और अपने सभी डिसिपल से कहते हैं, क्या तुम सभी लोगों ने देखा कि कैसे डिमोनिक कल्टीवेटर चांस उठाते हैं और चेंज कर देते हैं सिचुएशन को। और अगली बार तुम सभी लोग ध्यान से सुनो, आगे से कोई भी इन पर दया नहीं दिखाएगा और तुम लोग चू किन-चैन को देख सकते हो और इससे सीख सकते हो कि दोबारा तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना है जैसा कि चू किन-चैन ने किया है। और ये तुम सभी लोगों के लिए एक लेसन है। और वो जितने भी डिसिपल्स होते हैं वो चू किन-चैन के पेल हो चुके फेस की तरफ देखते हैं और गुस्से में अपने सर को हिलाते हैं। और फिर तभी जो जज होता है वो दोबारा से कहता है, 8th मैच को स्टार्ट किया जाना चाहिए और जितने भी कैंडिडेट हैं 8th मैच के वो दोनों ही स्टेज पर आ जाओ। और फिर मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ से एक हैंडसम लड़का स्टेज पर आता है और वो इस टाइम पर अपना बदला लेना चाहता था, मिस चू किन-चैन का बदला। और जब वो फेस पर आता है तो उसका फेस यूलिंग के फेस से मिलता है और जो यूलिंग थी इस समय पर इथेरियल स्टेज पर थी और इस टाइम पर यूलिंग कोई भी मर्सी नहीं दिखाने वाली थी। और जब वो लड़का यूलिंग के फेस की तरफ देखता है तो उसने जो कुछ सोचा था वो उसका उल्टा ही हो रहा और अब इस टाइम पर यूलिंग से दया मांगने की सोच रहा था। और फिर तभी जो यूलिंग होती है वो उस लड़के को एक स्लैप मारती है और फिर जो वो लड़का होता है वो कभी भी नहीं उठता और अब वो लड़का मर चुका था। और फिर जो यूलिंग होती है वो कहती है, इन वीक अपोनेंट्स को मारने में सही में बहुत ज्यादा ही बोरिंग होता है। और फिर जो फिंडियन होता है वो भी कहता है, हाँ ऐसे ही, इनके ऊपर कोई भी दया मत दिखाओ, कुछ भी मर्सी मत दिखाओ, इन्होंने हमसे 8 पॉइंट्स को चीट किया है हमसे और अब उन्हें इसके लिए पे करना होगा। और फिर तभी हमें कोई लैंग को दिखाया जाता है जो कि हंस रहा था और स्टेज पर जाने के लिए रेडी हो जाता है वो भी। और फिर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट का जो एल्डर होता है एल्डर वो भी एक मिस्टीरियस स्माइल देने लगता है कोई लैंग को देखकर। और फिर जो कोई लैंग होता है वो स्टेज पर चला जाता है और जो कोई लैंग का अपोनेंट होता है वो होता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट का यंग मास्टर जुआन सोयो। तो फिर जब कोई लैंग स्टेज पर पहुंच जाता है और फिर कोई लैंग यंग मास्टर का मजाक उड़ाने लगता है और जो यंग मास्टर होता है वो चू किन-चैन के स्वॉर्ड लेकर आया था कोई लैंग से फाइट करने के लिए। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है इस फाइट को फॉरफिट कर देना चाहिए क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए। और फिर तभी जो यंग मास्टर होता है यंग मास्टर के कान में जो एल्डर जुआन होते हैं वो कुछ कहने लगते हैं और जो यंग मास्टर होता है वो भी अपना सर हिलाता है और पता नहीं यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या बात हुई थी। और फिर एल्डर के कहने के मुताबिक चू किन-चैन के पास जाता है, चू किन-चैन के स्वॉर्ड को उठाकर स्टेज की तरफ जाने लगता है। और फिर जो कोई लैंग होता है वो कहता है, आखिरकार देखो तो कौन आ रहा है, यंग मास्टर आ रहे हैं जो कि ग्रेट यंग मास्टर है मिस्टिकल हेवन सेक्ट के। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो भी कहता है, क्या तुम्हें भी पता है कि मैं कौन हूँ? और फिर तभी जो कोई लैंग होता है वो डरी हुई आवाज में कहता है, हाँ मुझे पता है, तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट के एक क्रिपल्ड यंग मास्टर हो जो कि कुछ भी नहीं कर सकता और आखिरकार कौन ही आपके बारे में नहीं जानता है। और मुझे लगता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लॉर्ड वो भी तुमसे परेशान होकर तुमको यहाँ पर भेज दिया तुम्हें मरवाने के लिए और उनको यही बेस्ट
बेस्ट चांस लगा होगा तुमसे छुटकारा पाने के लिए, और तभी उन्होंने तुम्हें यहाँ भेज दिया मरने के लिए। और ये कहकर क्वी लैंग हंसने लगता है और उसके साथ जितनी भी ऑडियंस होती है वहाँ पर वो भी हंसने लगती है, यंग मास्टर का मजाक उड़ाने लगती है। और दूसरी तरफ जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट था बस वो इस टॉन्ट को सुन रहा और बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था। पर फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है मुझे इन सब से लेना देना नहीं है, ये लोग चाहे कुछ भी, मैं सिर्फ यहाँ पर आया हूँ फाइट करने के लिए। और फिर जो क्वी लैंग होता है जब उसके स्वॉर्ड को देखता है तो वो कहता है ये स्वॉर्ड आखिरकार तुम्हारे पास क्या कर रही है, ये स्वॉर्ड तो चूकिन चैन की है और तुम इस स्वॉर्ड के साथ क्या करना चाहते हो। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है ये स्वॉर्ड बस मेरे लिए एक रिमाइंडर है और अब तुम्हें अगर लड़ना हो तो मुझसे लड़ो आके। और फिर तभी जो यंग मास्टर होता है वो अपने लिप्स को हिलाने लगता है मानो कि कुछ वो कह रहा होगा, बट वो और किसी को सुनाई नहीं देता है और वो एक वॉइस मैसेज था क्वी लैंग के लिए। और जब क्वी लैंग उसे सुनता है तो उसका फेस एकदम से बदल जाता है और वो तुरंत ही कहता है मैं सरेंडर कर रहा हूँ। और ये सुनकर सभी लोग वहाँ पर हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार क्वी लैंग करना क्या चाहता है और क्यों क्वी लैंग ने अपने आप को सरेंडर कर दिया उसके सामने। और तो और जो यंग मास्टर है वो तो क्रिपल है, पर तब भी क्यों क्वी लैंग ने आखिरकार क्यों उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दिया। और तभी हमें फिंडियन की तरफ दिखाया जाता है और फिंडियन इस समय बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था और उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्वी लैंग आखिरकार ये क्यों कर रहा है। और इस टाइम पर जो फिंडियन होता है वो बस उसको गालियां दे रहा है। फिंडियन कह रहा था क्वी लैंग यू डैम बास्टर्ड, आखिरकार तूने ऐसा क्यों किया और क्या तुम मुझे बुरा दिखने के लिए मजबूर कर रहे हो और क्या तुम लोग मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो ये सब कुछ करके। और इस टाइम पर जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट वो बस क्वी लैंग से एक्सप्लेनेशन को सुनना चाहती थी आखिरकार उसने सरेंडर क्यों किया। और इस टाइम पर जो क्वी लैंग का फेस वो बहुत ज्यादा डार्क हो चुका था और वो स्टेज छोड़कर वापस आ जाता है और जो यंग मास्टर था वो इस फाइट को जीत चुका था। और फिर तभी जो सुइरुवा होती है वो कहती है ब्रदर आखिरकार वहाँ पे क्या हुआ और मैं डर रही हूँ कि वो फिंडियन आपको हाइड ना करते और आखिरकार उसने सरेंडर कैसे कर दिया। और फिर जो यंग मास्टर होता है वो कहता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलना चाहता और ये एल्डर जुआन का प्लान था और ये बात सिर्फ हमें दोनों के बीच में और ये कहकर वो हंसने लगता है। और तभी हमें क्वी लैंग को दिखाया जाता है जो क्वी लैंग होता है वो अपने टीममेट्स के साथ सीट पर बैठ जाता है अपने सर को नीचा करते हुए और वहाँ पर सभी लोग उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, पर वो किसी का भी आंसर नहीं दे रहा और वो बस गिल्टी लुक किए हुए सबको देख रहा और फिर तभी जो जूफेन होता है वो भी कहता है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, पर तब भी वो किसी को नहीं बता रहा था। और फिर जूफेन दोबारा से कहता है और तब वो जूफेन के पिछले कामों को याद करता है जूफेन ने उसकी कितनी हेल्प की और कितना उसका साथ दिया उसी के लिए उस पर भरोसा करके जूफेन के कानों में कुछ कहता है और अभी हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता कि जूफेन के कानों में क्वी लैंग ने क्या कहा और क्यों क्वी लैंग ने सरेंडर किया था। और फिर तभी जो जज होता है वो भी चिल्लाते हुए कहता है सभी मैचेस के डिसीजन आ चुके हैं, मिस्टिकल हेवन सेक्ट के पास 8 पॉइंट्स और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट है उसके पास 4 पॉइंट्स और जो ये राउंड है वो जाता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ। तब सभी ऑडियंस जो होती है मिस्टिकल हेवन सेक्ट के बारे में बात करने लगती है मिस्टिकल हेवन सेक्ट आखिरकार कैसे जीत सकता है, वो वीकेस्ट बट हाँ उसके पास फॉर्मेशन थी और उसी की वजह से वो लोग जीत पाए हैं, ऐसे ऐसे बातें कर रहे हैं। और तभी जो जज होता है वो कहता है अब जो नेक्स्ट फाइट होगी वो कंडक्ट होगी दूसरे एरिया और तभी जो एल्डर जून होता है वो स्माइल के साथ ग्रीटिंग करते हुए जज से कहता है मिस्टिकल हेवन सेक्ट की तरफ से हम ये फाइट फॉरफिट करना चाहते हैं। और फिर जो जू फैन था वो भी एल्डर जून को देख रहा था जो एल्डर जून है वो बहुत ज्यादा ही चालाक है और उसने मैचेस को जीतने के लिए एक डिसिपल को भी सेक्रीफाइस कर दिया सिर्फ पॉइंट्स के लिए और इस वाली फाइट को उसने फॉरफिट कर दिया इसीलिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था। और फिर जो जूफेन होता है वो फिंडियन की तरफ देखता है जो कि इधर उधर घूम रहा होता है और उनसे हार जाने के कारण उन सबको कोस रहा होता है, उन सब पर इल्जाम लगा रहा होता है। और फिर जो फिंडियन होता है वो एल्डर जून से कहता है एल्डर जून क्या तुम ऐसे ही भागना चाहते हो हमारे साथ खेल कर, और अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो इस फाइट को होने दो। फिंडियन ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और तभी जो जूफेन होता है वो अपने सर को हिलाता और वहाँ से जाने लगता है और बाकी सब जो थे वो भी वहाँ से जाने लगे बस वहाँ पर जो फिंडियन था सब वही चिल्ला रहा था। और जब वो जूफेन लोगों को देखता है कि वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो कहता है आखिरकार तुम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हो, क्या तुम लोग मेरा वेट नहीं कर सकते और तुम लोग मुझे छोड़कर यहाँ से जाना चाहते हो, मैं तुम सभी लोगों का वेनरेबल हूँ। और फिर हमें दोबारा से जूफेन को दिखाया जाता है जो कि सभी डिसिपल्स को अपने वापस ले आया था और उस टाइम पर सभी के मूड उतरे हुए थे उस फाइट के रिजल्ट्स को देखकर। और फिर तभी हमें लूजी को दिखाया जाता है जो कि अपने आप को जस्टिफाई कर रहा था बाइलियान और की चंगलॉन के सामने और वो उन दोनों से कहता है अगर मैं उनसे दोबारा से फाइट करता हूँ तो मैं जरूर ही उस फॉर्मेशन को तोड़ दूंगा। और तभी एक बहुत जोरों से बैम का आवाज आता है और ये साउंड बहुत ज्यादा ही जोरों का था और हमें फिर लूजी को दिखाया जाता है जिसका फेस फ्लोर को चूम रहा था और वो जमीन पर इतनी तेजी से गिरा था मतलब कि हिट हुआ तो उसके मुंह से बहुत ज्यादा ही खून निकलने लगा और तो और उसके जो 2 दांत थे वो भी टूट चुके और वहाँ पर जो दूसरे लोग होते हैं जब वो लोग मुड़कर पीछे देखते हैं तो वो लोग देखते हैं जूफेन का बहुत ज्यादा ही गुस्से से भरा हुआ चेहरा जो कि लूजी की ओर घूर कर देख रहा था। और इस टाइम पर जो जूफेन था वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में और उसे देखकर जो फिंड्स थे वो भी हिल चुके थे। और जूफेन जब अपने कदम को बढ़ाता है तो उस हैवी स्टेप के साथ जूफेन के अराउंड डार्क एनर्जी फ्लो होने लगती
और वो बस धीरे धीरे लूजी की तरफ आगे बढ़ रहा था। और इस टाइम पर जो जूफेन की आंखें थी वो बस खून की प्यासी थी। और इस टाइम पर जो लूजी था वो जूफेन को देखकर इस समय बहुत ज्यादा कांप रहा था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी ही कांप रही थी। और वो जूफेन से कहता है, स्टीवर्ट जूफेन, आखिरकार इसका मतलब क्या है? और मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है, तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और भी वहाँ पर जितने भी लोग थे वो लोग भी परेशान हो चुके थे। वो लोग जूफेन के सामने कुछ भी नहीं बोलना चाहते थे और कुछ बोल भी नहीं रहे थे। और फिर हमें जूफेन को दिखाया जाता है जो कि लूजी के पास पहुंच चुका था। और जूफेन जैसे ही लूजी के पास पहुंचता है तो उसका गला पकड़ लेता है और उसको ग्राउंड से ऊपर उठा देता है। और जूफेन का जो ऑरा था उससे वहाँ पर सभी लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। और फिर जो जूफेन होता है वो लूजी से कहता है एंटीडोट कहाँ पर है। और फिर जो लूजी होता है वो भी सब कुछ समझ गया और फिर तब भी वो जूफेन से कहता है कौन सा एंटीडोट। और वो अपने मन में कहता है जूफेन अभी भी उस लड़की की केयर करता है। और वो दोबारा से जूफेन के बारे में सोचता है और अपने मन में कहता है उसने पर पहले आखिरकार क्यों कुछ नहीं कहा था वहाँ पर अब वो उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है, अब वो अकाउंट यहाँ पर क्यों सेटल करना चाहता है। और फिर लूजी दोबारा से कहता है जूफेन, स्टीवर्ट जूफेन, तुम ये मेरे साथ नहीं कर सकते हो। और मैंने जो कुछ भी किया वो सब मैंने अपने सेक्ट के लिए किया और जिसने फाइट को फॉरफिट किया था तुम उसे पनिश नहीं कर रहे हो, बट तुम उस लड़की की वजह से मुझे हार्म करना चाहते हो। और फिर तभी जो इंडियन होता है वो कहता है जूफेन, लूजी ने बहुत अच्छी फाइट लड़ी थी हमारे लिए और मैं भी समझ पा रहा हूँ कि तुम्हें एंटीडोट चाहिए, बट तुम ऐसे डिमांड नहीं कर सकते हो इस तरह। और फिर जूफेन जोर से कहता है ये मेरा बिजनेस है और जो भी इसके बीच में आएगा उसे भी भुगतना पड़ेगा और इसीलिए तुम लोग मेरे बीच में मत आओ, नहीं तो तुम्हें भी इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। और इस टाइम पर मैं ही यहाँ का जज और तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल सकते और तुम ये मत सोचना कि वेनरेबल सी तुम्हें बचा लेंगे। और तो तुम हमेशा ही मेरे अगेंस्ट में गए हो सारे रास्ते भर, मैंने जो करने की कोशिश की है बस तुम उसके अगेंस्ट में गए हो। तुम इग्नोरेंट फूल, जल्दी से मुझे उस एंटीडोट को मेरे हाथ में दे दो, नहीं तो। और फिर हमें लूजी को दिखाया जाता है जो कि जूफेन की ग्रिप में होता है और वो फील कर रहा था जूफेन की ग्रिप की पावर। और फिर वो जूफेन से कहता है जो मेरा पॉइजन है वो डेडली नहीं और सिर्फ उसको सफर करना पड़ेगा 49 डेज के लिए और बस इतना ही। और जब जज ने डिसीजन सुनाया था तब मैं किसी को भी मारना नहीं चाहता और मैं भी उस टाइम पर डबल ड्रैगन मैनर से डरा हुआ था कि वो भी इंटरफेयर कर सकता है। और जो अदर साइड के एल्डर्स थे उन्होंने भी एंटीडोट के लिए मुझसे पूछा और अगर मेरे पास एंटीडोट होता तो मैं क्या उसी टाइम पर नहीं दे देता एंटीडोट को, और क्या तुम इसके बारे में नहीं सोच पा रहे हो। और तभी जो जूफेन की आईज होती है वो और ज्यादा गुस्से में दिखने लगती है और इस टाइम पर जूफेन पूरी तरीके से गुस्सा हो चुका है और इस टाइम पर जूफेन की पूरी बॉडी बहुत ज्यादा ही ब्लैक एनर्जी फ्लो होने लगी और जो वो ब्लैक एनर्जी होती है वो लूजी की भी सारी बॉडी में फैलने लगती है, उसके चारों तरफ आने लगती है और लूजी को इस समय ऐसा लग रहा था ब्लैक टाइट नेट में फंसा हुआ और वो इस टाइम पर बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा और लूजी ने इससे पहले कभी भी इतना खतरा महसूस नहीं किया था, इतना डेंजर महसूस नहीं किया और इस टाइम पर वो डर के मारे बहुत ज्यादा ही पसीना उसके बहने लगा और जूफेन किसी वुमेन के लिए उसको मारने जा रहा था। और इस टाइम पर जूफेन की कोल्ड आइस बहुत ज्यादा ही भयानक लग रही है और जूफेन बहुत ज्यादा ही भयानक आवाज लूजी से कहता है एंटीडोट मुझे दे दो, नहीं तो तुम हमेशा के लिए मेरी नजरों से गायब हो जाओगे। और तभी जो फिंडियन होता है जूफेन को समझाने की कोशिश करते हुए कहता है जूफेन रुक जाओ, अभी तो उसने कहा कि उसे कोई भी खतरा नहीं है और उस लड़की को भी कोई खतरा नहीं है और अभी भी डबल ड्रैगन गैदरिंग बचा हुआ है और तुम उसे ऐसे ही नहीं मार सकते। और इस टाइम पर जो जूफेन था उसकी एक भी बात नहीं सुन रहा और था। तभी और भी ज्यादा ब्लैक एनर्जी लूजी के अराउंड घूमने लगती है गोल गोल एकदम कॉइल के जैसे और लूजी को एकदम ही पूरी तरीके से कवर कर लिया और लूजी को इस समय कुछ भी नहीं दिख रहा था। इस समय लूजी के लिए सब कुछ एकदम डार्कन हो चुका था, डार्क एंड और इस टाइम पर जो वेनरेबल्स थे वो भी बहुत ज्यादा पैनिक में आ चुके थे और उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो क्या करें और वो जूफेन को कैसे और वो हिम्मत भी नहीं कर रहे थे जूफेन को रोकने की क्योंकि जूफेन का गुस्सा इस समय बहुत ज्यादा था और अगर जूफेन के सामने इस समय कोई भी आता तो शायद उसका भी यही हाल होता जो इस समय लूजी के साथ हो रहा और इसीलिए वेनरेबल्स भी जूफेन के रास्ते में नहीं आ रहे थे लूजी को बचाने के लिए। और तभी जो लूजी होता है वो ज्यादा देर तक हैंडल नहीं कर पाता इन सब चीजों और फिर वो बहुत ज्यादा जल्दबाजी में कहता है रुक जाओ मेरे पास एंटीडोट है, मैं तुम्हें देता हूँ, अभी देता हूँ। और तभी जो लूजी का हाथ होता है वो चमकने लगता है और उसके हाथों में एक बॉटल अपीयर होती है जिसमें कि उसका एंटीडोट था उस पॉइजन का। और जो ये वाला एपिसोड है यहीं पे खत्म होता है और अब हम लोग अगले एपिसोड में देखेंगे जूफेन की फीलिंग्स क्या है चूकिनचैन के लिए और क्या जूफेन चूकिनचैन को पसंद करता है और ये सब कुछ हमें अगले एपिसोड में मालूम चलेगा।
हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 516। और जिन लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा तो चैनल पे जाके देख सकते हो, और जिन लोगों ने देख लिया है उनके लिए स्टार्ट करते हैं इस न्यू वीडियो को। तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो लूजी होता है वो एंटीडोट को निकाल लेता है, और जब फिंडियन उसे देखता है तो वो भी खड़ा का खड़ा रह जाता है। और फिर फिंडियन कहता है क्या इसके पास एंटीडोट पहले से ही था, और ये जूफेन को एंटीडोट पहले ही दे सकता था, और इसने बेफालतू में ही हमें परेशान कराया। और फिर तभी बैम बहुत जोरों से आवाज आती है, और फिर हमें जूफेन की तरफ दिखाया जाता है। वो लूजी की तरफ एक भी नजर नहीं डालता, और जूफेन ने उसे दूर फेंक दिया। और जैसे ही लूजी जमीन पर गिरा, उसके हाथ में जो बॉटल थी वो हवा में उड़कर उसके हाथ में आ गई। और जूफेन कोल्ड आइस से बाकी सभी लोगों की तरफ देखता है और कहता है जो भी पॉइजन का यूज करता है उसके पास एंटीडोट जरूर होता है, क्योंकि वो भी उस पॉइजन से पॉइजन हो सकते हैं। और कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा ही जहरीले होते हैं और उनसे एनिमीज की जान भी जा सकती है। बट जो लाइट पॉइजन होते हैं वो सभी एंटीडोट के साथ यूज किए जाते हैं, और जो इन पॉइजन को यूज करता है और उनके पास एंटीडोट जरूर ही होता है। और अगली बार मैं कुछ भी करूं तो मेरे रास्ते से दूर रहना। और फिर हमें फिंडियन की तरफ दिखाया जाता है, वो लूसी की इस हरकत को देखकर शर्मिंदा होता है, और फिर वो लूसी की तरफ देखने लगता है और कहता है ये कमीना हमेशा से ही इतना दिखावा कर रहा था। बट जूफेन उन्हें इग्नोर करके वहां से जाने लगता है, और कुछ कदम चलने पर ही जूफेन दोबारा से रुक जाता है और किसी को देखने लगता है। और तभी कोई कहता है बहुत समय हो गया जूफेन तुम्हें देखे। और फिर हमें जूफेन के कोर्टयार्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर एक फेमिलियर फिगर खड़ी हुई और वो थी जी टियानसिन, और वो दो फिगर के साथ आई थी जो कि थी सोंगर और योंगनिंग। और जो वो लड़कियां होती हैं वो लूजी को देखते हैं कि उसके शरीर से ब्लड निकल रहा है, और फिर जूफेन के एक्सप्रेशन को देखते और आपस में बात करने लगती हैं और कहती हैं हम लोगों ने कभी जूफेन को इतना फ्यूरियस नहीं देखा। और फिर जो जी टियानसिंग होती है वो भी एक स्माइल करते हुए जूफेन से कहती है जब से एसोटेरिक डिबेट में जो निंगर के साथ हुआ तो तब से मैंने तुम्हें कभी भी ओवर कंट्रोल होते हुए नहीं देखा, और एडिफिस लॉर्ड चू ने भी जरूर ही प्रोग्रेस की होगी, मैं देख रही हूँ। और फिर तभी जो जूफेन होता है वो कहता है जी टियानसेन तुम यहाँ पर क्यों हो, क्या तुम भी टियानियो को रिप्रेजेंट कर रही हो। और फिर जो जी टियानसेन होती है वो कहती है नॉट एट ऑल, और क्या तुमने मुझे नोटिस नहीं किया था जहाँ पर सभी से खड़े हुए थे, और तुम इन सालों में बिल्कुल भी नहीं बदले हो। और फिर जी टियानसिंग दोबारा से जूफेन से कहती है जूफेन क्या तुम्हें याद है मेरा पुराना गोल, जब से तुमने टियानियो को छोड़ा था तो मैंने उसे भी कर लिया, और अब मैं बन चुकी हूँ स्वॉर्ड गॉड सेक्ट की डिसिपल, और मैं कम्पीट कर रही हूँ मिडिल 3 सेक्ट और मैं तुम्हारा वहाँ पर इंतजार करूंगी। और तभी जो जूफेन होता है वो अपने स्लिप्स को फ्लिप करता है, और फिर जो वो एंटीडोट की बोतल होती है वो उसकी तरफ फेंक देता है और कहता है इसे लो और यहाँ से जाओ, मेरी थोड़ी सी मदद करो। और जी टियानसेंग जो होती है वो भी उस बोतल को पकड़ लेती है और हंसते हुए कहती है हमेशा की तरह तुम ये सब कुछ अपने हाथ नहीं करो। और वो कहते हैं चलो ठीक है मैं इसे डिलीवर कर दूंगी तुम्हारे लिए इस एंटीडोट। और फिर जो जी टियानसेंग होती है वो मुड़ जाती है और वहां से जाने लगती है, और जैसे वो कुछ स्टेप चलती है वो दोबारा से मुड़ जाती है, और फिर उन दोनों लड़कियों की तरफ देखते हुए कहती है तुम दोनों लड़कियां क्या आना चाहती हो मेरे साथ, और तुम लोग भी अभी तक एडिफेस लॉर्ड चू से नहीं मिली होगी और तुम लोग भी आ सकती हो, और अगर तुम्हें तुम्हारे खुद के बारे में और तुम्हारे एनिमे के बारे में पता होगा तो तुम जरूर ही जीत सकती हो। और ये कहकर वो हंसने लगती है, और फिर जो वो दोनों लड़कियां होती हैं वो भी उसे फॉलो करने लगती हैं। और उन्होंने जूफेन को ग्रीट भी नहीं किया था, और उस टाइम पर जूफेन थोड़ा बड़बड़ाया और वहां से वो भी चला और जब वो सभी लोग वहां से चले जाते हैं तो जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के डिसिपल और जो फिंडियन वगैरह होते हैं उनके मूड थोड़े से नॉर्मल होते हैं। और फिर तभी जो फिंडियन होता है वो कहता है तू इडियट क्या पागल हो चुका था, और क्या तूने नहीं देखा था कि वो जूफेन उस वुमेन की कितनी केयर करता है, और तूने उसे ही चोट पहुंचाने की कोशिश की, और तू सही में बहुत ज्यादा लकी है कि तू जूफेन के हाथों से बच पाया, नहीं तो अब तक कि तू वन पीस जरूर हो जाता। और फिर तभी जो क्विलैंग होता है वो कहता है उसने सिर्फ एक ही चीज कही पर जो उसका दिल था वो और भी चीजें कह रहा था। और इस दुनिया में जब एक मैन एक वुमेन से मिलता है और जो वो कहते हैं और जो वो फील करते हैं वो दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट होते हैं, और ये शायद कह सकते हैं कि वो पीछे नहीं हटेगा, बट कौन ही कह सकता है कि जब वे दोबारा मिलेंगे तो वास्तव में ऐसा होगा। और स्टीवर्ट जूफेन की वजह से ही उस लड़की ने तुमको छोड़ दिया, और स्टीवर्ट जूफेन ने उसकी वजह से लगभग तुमको मार डाला था, और इसे ही कहते हैं कहना कुछ और करना कुछ और अभी अभी तुमने जस्ट मौत का सामना किया। और फिर जो लूजी होता है वो कहता है अरे फिर वो क्यों दिखावा कर रहा है और मैं उनके दोगलेपन का दोस्त क्यों। और इस टाइम पर लूजी गुस्से में पागल हो रहा था, और वेनरेबल मैं सिर्फ आप सलाह का पालन कर रहा था, और उस जूफेन ने एक लड़की की वजह से मुझे मारने तक आ गया, और आखिरकार वो कैसे ही अपने टीममेट को मार सकता है एक लड़की की वजह से, और वो कैसे ही हमें लीड कर सकता है। और यहीं पे सीन कट होता है और हमें एक रूम का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारे लोग सुइरुआ के साथ जो कि एक बेड पर बैठे हुए थे क्रॉस लेग करके, और परेशानी में चुकिनचन को देख रहे हैं, और वो लोग चुकिनचन से कहते हैं
चुकिंचन अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है? और इस टाइम पर जो चुकिंचन की बॉडी थी उसकी बॉडी में ग्रीन कलर के ड्रेसेस फ्लोट कर रहे थे। इस टाइम पर उसका फेस एकदम पेन में और सभी लोग इस चुकिंचन को वरीड में देख रहे थे और सभी लोग डीमन स्कीमिंग सेक्ट की बुराई कर रहे थे और सभी लोग वहाँ पर बहुत ज्यादा ही गुस्सा थे डीमन स्कीमिंग सेक्ट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे एंटीडोट्स और बहुत सारे मेडिसिन का यूज कर लिया था, तब भी जो चुकिंचन की बॉडी थी वो ठीक नहीं हो रही थी। और जो सभी लोग जिस कमरे में होते हैं उस कमरे के बाहर एक बहुत तेज से आवाज आती है और वो कहता है, यंग मास्टर और एल्डर स्वर्ड गॉड सेक्ट से जी टियानसेंग आपसे मिलने आई है। और जब वो दोनों ये सुनते हैं कि स्वर्ड गॉड सेक्ट से कोई उनसे मिलने आया तो वो दोनों लोग ही एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वो लोग कहते हैं क्या मिडिल थ्री सेक्ट से, पर आखिरकार वो लोग यहाँ पर क्या ही करने आए होंगे। और वो सभी लोग जब ये सोच रहे थे तब जो चुकिंचन थी वो भी धीरे धीरे से अपनी आंखों को खोल देती है और फिर चुकिंचन एक फेड स्माइल के साथ कहती है, उसको अंदर बुलाओ, वो मेरी एक ओल्ड फ्रेंड है टियान्यू से और वो जरूर ही मुझे देखने आई होगी। और जब यंग मास्टर उसको सुनता है तो वो कहता है क्या ओल्ड फ्रेंड। और इस टाइम पर यंग मास्टर का फेस एकदम पूरा का पूरा डार्कन हो चुका है और फिर जो एल्डर जून होता है वो उन तीनों को ही अंदर आने देता है और जो जी टियानसेंग होती है और जो दोनों लड़कियां होती है वो भी एल्डर जून को ग्रीट करती है। जब वो तीनों ही अंदर आती है तो वो देखती है जो चुकिंचन है उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा है और उसका पूरा शरीर पेल हो चुका है। और फिर जो जी टियानसेंग होती है वो भी अपने हैंड को कप करती है और कहती है एडिफस लॉर्ड चू बहुत ज्यादा ही टाइम हो चुका है और क्या तुम ठीक हो। और फिर तभी जो डनर होती है वो कहती है बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, और क्या तुम देख नहीं पा रहे हो अभी उसकी हालत कैसी है। और फिर जी टियानसेंग कहता है तुम बहुत जल्दी ही एनॉयड हो जाती हो। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो दोबारा झुकते हुए कहता है मुझे माफ कर दो मेरे क्रूडनेस के लिए और एडिफस लॉर्ड जो मैंने देखा था कि आप कैसे पॉइजन हुए और मैं यहाँ पर एक सीक्रेट एंटीडोट को लाया मेरे सेक्ट की तरफ से जो कि आपके पेन को एलिवेट कर देगा। और तभी जी टियानसेंग एक बोतल को निकालता है और जी टियानसेंग उन्हें इस बोतल को दे देता है और फिर जो सुइरुवा होती है वो चुकिंचन को दे देती है उस बोतल। और फिर सुइरुवा दोबारा से कहती है यंग मास्टर जी टियानसेंग चुकिंचन ने बहुत सारी मेडिसिन खाई हैं, बहुत सारी पिल्स ली तब भी उससे कुछ असर नहीं हुआ और क्या इस पिल से हो जाएगा। और जी टियानसेंग हंसते हुए कहता है हाँ ये जरूर ही काम करेगा। और जो चुकिंचन थी वो भी स्माइल कर रही थी उसके साथ और चुकिंचन को भी उस पे भरोसा था। और तभी जो चुकिंचन होती है वो बोतल को ओपन करती है और पिल को ले लेती है और फिर चुकिंचन क्रॉस लेग करके मेडिटेट करने लगती है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो नर्वसली बस चुकिंचन को देख रहे थे। बट 15 मिनट के बाद कुछ मैजिक होता है चुकिंचन के साथ और चुकिंचन का कांपना बंद हो जाता है एंड हर फेस बिकम रोजी। और जो चुकिंचन के अराउंड ग्रीन एनर्जी फ्लो हो रही थी वो भी फेड होना स्टार्ट हो जाती है, वो भी धीरे धीरे हटने लगती है। और फिर कोई कहता है यंग मास्टर जी आपकी पिल सही में बहुत ज्यादा ही इफेक्टिव और इसने सही में ही काम कर दिखाया। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है स्माइल करते हुए यंग मास्टर और एल्डर यून से आप दोनों ही जरूर मिडिल थ्री सेक्ट की पावर से अमेज्ड होंगे और मुझे भी नहीं पता था कि आखिरकार ये पॉइजन कौन सा था, बट जो ये पॉइजन है आसानी से रिमूव हो चुका है और मुझे लगता है कि शायद ये यूनिवर्सल एंटीडोट है। और फिर जो चुकिंचन होती है वो भी अपनी आंखों को खोल देती है और फिर चुकिंचन हंसते हुए कहती है वो अभी भी सेम है और वो अभी भी किसी चीज के लिए क्रेडिट नहीं लेना चाहता। और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है क्या तुम्हें पता है। और फिर जो चुकिंचन होती है वो कहती है ऑफ कोर्स ऐसा स्पेशलाइज्ड एंटीडोट सिर्फ पॉइजनर से आ सकता है जिसने मुझे पॉइजन किया था। और चुकिंचन इस समय बहुत ज्यादा ही हैप्पीनेस से भर चुकी थी। और फिर तभी जो सुइरुवा होती है वो क्यूरियोसिटी में पूछती है चुकिंचन तुमने अभी कहा जो ये एंटीडोट है वो बिलोंग करता है पॉइजनर से, तो इसका मतलब है कि ये बिलोंग करता है डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लूजी से। और फिर तभी जो जी टियानसेंग होता है वो स्माइल करते हुए कहता है एडिफस लॉर्ड जो मुझे लगता है कि आप जूफेन को बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं सिर्फ वहाँ पर उसे देखने गया था और जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो मैंने देखा तो वो उस आदमी को पीट रहा इस एंटीडोट को लेने के लिए, बट तुम्हें तो उसकी स्टाइल पता है और वो कभी भी ऐसे अच्छे काम करके कभी भी एडमिट नहीं करेगा। और फिर जो चुकिंचन होती है वो अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करते हुए कहती है हमेशा ही उसके कोल्ड फेस के पीछे एक जिद्दीपन छुपा हुआ और मैंने उसे एसोटेरिक डिबेट में कई बार ऐसा करते हुए देखा। और जो डैनर होती है इस टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है और वो चुकिंचन से कहती है सीनियर सिस्टर आपका कहने का मतलब ये तो नहीं है कि जूफेन ने इस एंटीडोट को दिया है। और जब आप उससे फाइट कर रही थी और जब आप इंजर्ड हो गई थी तब तो उसने आपको स्कोल्ड किया था, और क्या आप उसे भूल चुकी हैं जो पीछे हुआ था। और फिर जो चुकिंचन होती है वो कहती है उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उससे मुझ पर दया आती है और वो नहीं चाहता था कि मैं फिर से खतरे में पड़ूं। और वास्तव में उसकी ये बात सुनकर मैं काफी खुश थी। और जहाँ तक उसकी कोल्डनेस की बात है वो पहले से ही ऐसा है। और चुकिंचन को उस टाइम पर बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा और इस टाइम पर वहाँ पर जितनी भी लड़कियां थी वो सब स्पीचलेस और वो कहती आखिरकार इन दोनों में एग्जैक्टली चल क्या रहा। और तो और डे बाय डे बहुत ज्यादा ही
ही कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। और इस टाइम पर जो यंग मास्टर था वो बहुत ज्यादा ही गुस्सा था किंचन की ये सारी बातों को सुनकर। और फिर तभी जो जी टियानसेंग होता है वो कहता है, एडिफस लॉर्ड जो आप पिछले कुछ सालों में बदल चुकी हो और पहले आप बहुत ज्यादा ताकतवर और सख्त हुआ करती थी और कभी कभी आप उस एरोगेंट ऑलमाइटी जू फैन से इतना डर जाती थी। और फिर तभी जो चू किंचन होती है वो कहती है, मैं उससे हर कीमत पर एक्सप्लेनेशन चाहती थी, लेकिन जब मैंने देखा वो निंगर के लिए कितना दूर चला गया तो मुझे पता चला इस आदमी का अपना रास्ता है और मुझे उसे लेने देना चाहिए। और फिर जो योंगनिंग होती है वो कहती है, क्या निंगर? और फिर तभी जो चू किंचन होती है वो योंगनिन की तरफ देखते हुए कहती है, क्या तुम्हें पता है निंगर के बारे में और क्या तुम भी स्वर्ड गॉड चक के डिसिपल हो? और फिर जो जी टियानसेंग होता है वो भी स्माइल करते हुए कहता है, चलो मैं तुमको इससे इंट्रोड्यूस कराता हूं। ये टियानियो की प्रिंसेस है, इसका नाम योंगनिंग है और ये टियानियो की होली मैडन है युन सोंगर और ये दोनों ही एडिफस लॉर्ड चू की मेन राइवल है और आपको इनसे केयरफुल होना पड़ेगा।